आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय, स्वात्म का धरि ध्यान। बने बनेंगे बन रहे, वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सावा। वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। प्रवेशिका प्रशिक्षण की यह अभ्यास कक्षा है, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं प्रशिक्षण के प्रशिक्षण निर्देशिका के माध्यम से शिक्षण पद्धति की। उसमें आए सभी सोपान, उनके आपस में अंतर, पठित पद्धति, पढ़ाई जाने वाली जो पद्धति, उसके जो नियम हैं और सोपानों के क्रम हैं, वो सभी हमने समझे, उनका अभ्यास किया है। और यहाँ उनका प्रयोग करते हुए हम वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 के अंतर्गत 3 पाठों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम चौथे पाठ तट कारक पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आप सबको मैंने गृह कार्य में पाठ पढ़ाने का अभ्यास करने के लिए कहा था कि 7 तत्व का पाठ आप सबको पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं प्रभा जी, उसके बाद ज्योति जी, फिर राजश्री जी, इन सबको मिताली जी, इनको आमंत्रित करूंगा। वो क्रम क्रम से अपनी अपनी अनुमति पढ़ाएंगे। बाकी लोग पढ़ा चुके हैं तो उनको फिर बाद में अवसर दिया जाएगा। अभी सबसे पहले प्रभा जी प्रारंभ कर रही हैं 7 तत्व वाला पाठ, शुरुआत से पहला दिन। ठीक है, पहली अनुमति आपको पढ़ाना है। जस्ट एक वो क्वेश्चन, कल ज्योति जी से बात हुई थी, वो एक्चुअली ये क्लास में सिर्फ सिट इन कर रही हैं। उन्होंने बाल बोध भी नहीं किया है, वो सिर्फ बैठ रही हैं, जस्ट आपको बता दें। ओके, ठीक है। तो फिर आप पढ़ाएंगे, उसके बाद मिताली जी पढ़ाएंगे क्या 7 तत्व वाला पाठ? भैया अगर कल पढ़ा सको, अगर चल जाएगा तो, क्योंकि आज मैंने सब रिकॉर्डिंग सुनना, मतलब सुबह आ ठीक गई है, थी तो मैं रिकॉर्डिंग ही सुन ठीक रही है, थी ठीक, सुबह से। चलेगा चलेगा, ठीक है, थैंक यू। चलेगा। ओके, राजश्री जी आप पढ़ाएंगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चेक करिए आपके कैमरे में कोई दिक्कत हो। हाँ, सॉरी सर। हाँ जी, आपको 7 तत्व वाला पाठ पढ़ाना है आज। हो, और मैंने तो आत्मा और परमात्मा, कल तुम बोली थी ना, आत्मा और परमात्मा। चलो, आत्मा और परमात्मा पढ़ा लेना। पढ़ाएंगी? हो सर। ओके, तो तैयार रहना। पहले प्रभा जी पढ़ा रही हैं, फिर आप पढ़ाना। ठीक है, ठीक है। और भी कुछ आ जाएगा तो उनसे भी पढ़वाएंगे। हाँ जी, ठीक। प्रभा जी प्रारंभ करें। अ, जय जिनेन्द्र। मैं 7 तत्व की पहली अनुवृत्ति पढ़ाऊंगी। ये तो टीचर के बताने के लिए है। पेज 10,
और 11। बाकी सभी गलतियां नोट करेंगे। कोई भी सोपान या पद्धति में कोई भी क्रम गड़बड़ होता है, कुछ भी होता है, तो आप उसको नोट करें। और अच्छा क्या कर सकते हैं वो भी आप साथ में बताएंगे। चलिए प्रभा जी। हम्म, ओ 1 मिनट सर, वो कल अपन ने जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था उस हिसाब से अगर जाना है तो पूरा 11 पेज नहीं लूं, ये 7 तत्व हैं वहीं तक लूं? हाँ हाँ, वही तो जो अपन ने ठीक है, सेट कर दिया है उतना ही आप करें, कंफ्यूज नहीं। ठीक है। हम्म। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जी। आज हम प्रशिक्षण शिविर में हैं। 7 तत्व का पाठ लेंगे। आज 29 मई है। तो छात्रों, कल हमने आत्मा परमात्मा का पाठ पढ़ा था। उसमें से हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं पहले, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मुझे भी जानकारी हो जाएगी कि आप कितना जानते हैं उसमें से। तो कौन मुझे बताएगा कि आत्मा क्या होता है? हाँ मिताली जी, आप बताइए। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। बहुत बढ़िया। और हम सब दुखी क्यों हैं? ज्योत्सना जी, आप बताएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए प्लीज। हम अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर मोहराग द्वेष रूप भाव करते हैं, इसीलिए दुखी हैं। बहुत बढ़िया। अब राजश्री जी, आप बताइए। योगिंदु, जोगिंदु, योगींद्र, इनमें से कौन सा नाम सही बैठता है अपने जो जहां से, जिनकी प्रेरणा से ये पाठ लिखा गया है? ये इनमें से योगेंद्र नाम सही बैठता है। बहुत बढ़िया। अब मृदु जी, आप बताइए कौन से 2 ग्रंथों में से ये पाठ लिखा गया है? तो ये लिखा गया है परमात्मा प्रकाश और योग सार के आधार पर। बहुत बढ़िया। खुशी जी, कितने तरह के आत्मा होते हैं? अवस्था के अपेक्षा से आत्मा 3 प्रकार का होता है। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो यहाँ अपन क्लैरिफाई कर लेते हैं, तरह के मतलब कि कोई 3 टाइप के आत्मा नहीं है, उसी आत्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना? तो अब बस लास्ट प्रश्न कौन बताएगा मुझे? ज्योति जी, कल आपने अगर सुना था, आप बताना चाहो तो। बहिरात्मा क्या होता है? हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। मैं बताती हूँ। बहिरात्मा जो अपने आत्मा पे दृष्टि ना रख के सभी बाहरी जो चीजें हैं, समस्त पर पदार्थ और शुभ अशुभ आश्रवादी विकारी भाव, उनको अपना मानता है, उसमें अपनापन करता है। 7 तत्व हैं, उनको यथार्थ नहीं जानता है, उसको बहिरात्मा कहते हैं। क्या इन्होंने कुछ छोड़ दिया क्या? एक पॉइंट और बताना चाहूंगी मैं। वो शरीर को ही आत्मा समझता है, शरीर और आत्मा में एक मानता है, और अन्य पदार्थ और राग आदि में अपनापन मानने वाला है। बहिरात्मा को हम अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई इसके बारे में बताना चाहेगा, बहिरात्मा के बारे में? सब कवर कर लिया उन्होंने? ठीक है। अब बस जल्दी से अंतरात्मा और परमात्मा, इसका भी
एकदम ब्रीफ मुख्य बात बता दीजिए, कौन बताएगा? मिताली जी, आप बताना चाहेंगी? जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से और अन्य पदार्थों से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वही अंतरात्मा कहलाता है। वही ज्ञानी सम्यक दृष्टि अंतरात्मा। बहुत बढ़िया। खुशी जी, आप परमात्मा का बता दीजिए। आप म्यूट पे हैं खुशी। अंतरात्मा ही गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि शुद्ध उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा परमात्मा पद को प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया। तो आप लोग सब बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 7 तत्व। अब 7 तत्व क्यों पढ़े? हम सबका गोल क्या है? हम सबको तो फॉरएवर अनकंडीशनल खुश होना है, राइट? अभी भी हम खुशी का अनुभव तो करते हैं, पर वो चली जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है ना? पर हमें क्या करना है? हमें ये सब हो ही ना, कभी भी दुख का अनुभव ना हो, आनंद ही आनंद रहे। क्या सब लोग चाहेंगे ऐसी अवस्था पाना? तो उसका उपाय क्या है, उसके बारे में हम आज समझेंगे कि हमें वो अवस्था लाने के लिए क्या क्या चीजें समझनी पड़ेंगी। तो ये जो 7 तत्व पाठ है अपना, वो पहले हम इसके जो ओरिजिनल लेखक हैं उनका हम कहाँ से लिया गया है, ये तत्वार्थ सूत्र से लिया गया है। हम तत्वार्थ सूत्र जिन्होंने लिखा उनका परिचय थोड़ा सा समझ लेंगे। पहले तो अगर आप लोगों को कल कहा गया था कि ये पाठ पढ़ के आना, तो कौन बताना चाहेगा उमा स्वामी के बारे में? ये पाठ तत्वार्थ सूत्र से लिया गया है और हम उमा स्वामी के बारे में कुछ मुख्य बिंदु की बात कर लेते हैं। तो कौन बताएगा? मृदु जी, आप बताना चाहेंगे? हाँ जी। तो आचार्य गृद्धपिच्छ उमा स्वामी, ये इनका जो रहने का काल है वो विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में, मतलब ये कुंदाचार्य के स्वयं मेन शिष्य थे और लगभग 2000 साल पहले थे। और उनका ये जो ग्रंथ है वो बहुत ही उसमें बहुत सूत्र उसमें लिखा हुआ है। तो कम शब्दों में ऑलमोस्ट पूरा जिनवाणी का इसमें सार आ गया है। और तत्वार्थ सूत्र को उसी तरह जैन धर्म का रिप्रेजेंटेटिव ग्रंथ कहा जा सकता है, जैसे कि बाइबल और कुरान का या गीता का माना जाता है। और इसी का नाम, दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। बहुत बढ़िया। इन्होंने सब कुछ कवर कर लिया कि कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? ज्योत्ना जी, आप बताना चाहते हैं? कोई पॉइंट्स इनके छूट गए हैं? नहीं तो खुशी जी, आप बता दीजिए क्या छूट गया है। तो हो सकता है आप म्यूट पे बोल रहे होंगे ज्योत्सना जी। इन्होंने मोस्ट कवर कर लिए हैं, बट ये इतना प्रचलित ग्रंथराज है कि परीक्षा बोर्डों में भी नॉन जैन समाज के जो और विद्यालय हैं वहां भी इनको पढ़ाया जाता है। बहुत बढ़िया। और कुछ रह गया है? ये खुशी संस्कृत जी, भाषा का सबसे सर्वप्रथम ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत भाषा का जैन ग्रंथ। जैन। बहुत बढ़िया। मिताली जी, आपको कुछ और ऐड करना है? मैं यही बोल रही थी, मैं संस्कृत भाषा को आप लोगों ने सर्वप्रथम। लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। सिर्फ एक रह गया है कि इसको अधिक से अधिक प्रसिद्धि मिली है। देखो, कुंदाचार्य ने भी बहुत इंपॉर्टेंट परमागम लिखे हैं, पर कितने लोग वो परमागम पढ़ते हैं वर्सेस कितने लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं? तत्वार्थ सूत्र, श्वेतांबर, दिगंबर, विदिन श्वेतांबर भी जितने भी भेद प्रभेद जितने भी परंपराएं हैं, सब में तत्वार्थ सूत्र पढ़ा जाता है और सब लेवल के लोगों के पढ़ते हैं। तो उसके कारण ये बहुत प्रसिद्ध है।
है ना, और फिर परीक्षा बोर्डों में भी है। तो जितने लोग कुंदकंद आचार्य के या और लेखकों के ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके कंपैरिजन में उमा स्वामी जी का ये तत्वार्थ सूत्र बहुत अधिक मात्रा में पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और इस पर बहुत सारी टीकाएं भी लिखी गई हैं अलग अलग लोगों से। तो इसलिए ये उनका परिचय हमें जानना बहुत जरूरी है। हालांकि उनके बहुत ज्यादा ग्रंथ भी नहीं है, पर इसी ग्रंथ से ये बहुत प्रसिद्ध हो गए, है ना। तो अब हम ये पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, पढ़कर सुनाती हूँ, और फिर आपको फॉलो करना है। ये शुरू का पार्ट इसमें गद्य पद्धति से है, तो मैं पढ़ूंगी और उसी तरह से आप पढ़ेंगे, ठीक है। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी के। एक सेकंड, मैंने गद्य पर पढ़ना शुरू किया, पर हम वो संस्कृत का भी पढ़ लेते हैं। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम गद्यपिच्छोपलक्षितम वंदे गणीन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। तो क्योंकि ये संस्कृत का है, मैं चाहूंगी कि कोई और भी इसे पढ़कर सुनाए। राजश्री जी, आप कोशिश करना चाहेंगी? हाँ हाँ, मैं करूंगी। बोलिए, पढ़िए। तत्वार्थ सूत्रकर्तारं गद्यपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्र संजातं उमा स्वामी मुनीश्वरम्। अच्छा पढ़ा। सिर्फ यहाँ पर जो गणीन्द्र संजात मुमा स्वामी, वहां पर थोड़ा सा आपने उसको मिक्सअप कर दिया था, है ना। अगर आप उसको, ये जो इतना बड़ा शब्द है ना, उसको अगर आप नहीं पढ़ सके, उसमें तकलीफ हो, तो उसको आप लोग थोड़ा ब्रेक करके भी पढ़ सकते हैं, है। जैसे गणीन्द्र संजात, वहां जरा सा ब्रेक देके फिर मुमा स्वामी मुनीश्वरम, ताकि पढ़ने में थोड़ी कंफर्टेबल हो सके आप लोग, है ना। जब आदत ज्यादा पड़ जाएगी तो आप बड़े बड़े शब्द भी पढ़ पाएंगे आराम से। तो चलिए, अब मैंने जो एक आधा सेंटेंस पढ़ लिया था, तो खुशी जी आप वो पहला पैराग्राफ पढ़िए। संसार में समस्त प्राणी दुखी दिखाई देते हैं और वे दुख से बचने नहीं, का हम अभी यहाँ पहले 10वें पेज पर ही हैं। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य घृतपच उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र से जैन समाज जितना अधिक परिचित है, उनके जीवन परिचय के संबंध में उतना ही अपरिचित है। ये कुनकुन आचार्य के पट शिष्य थे तथा विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे। आचार्य घृतपिच उमा स्वामी उन गौरवशाली आचार्यों में हैं जिन्हें समग्र आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है। जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का माना जाता है, वही महत्व जैन परंपरा में घृतपिच उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को प्राप्त है। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। यह ग्रंथराज जैन, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, हमने जब पॉइंट्स बताए थे ना, तो एक दो चीजें मिस हो गई थी। तो यहाँ क्या बताया कि हालांकि उनका ग्रंथ तो इतना प्रचलित है, पर फिर भी उनका परिचय बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास में, सिवाय इसके कि वो कुंदाचार्य के शिष्य थे, है ना। तो उनके बारे में वो कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता के नाम, ये सब इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। फिर कौन सी शताब्दी में थे? बहुत सालों पहले, प्रथम से के अंतिम काल तक, द्वितीय शताब्दी के उस टाइम के आसपास वो थे। फिर दूसरा एक पॉइंट क्या था कि
उनको आचार्य परंपरा में पूर्ण प्रामाणिकता और सम्मान प्राप्त है। तो कुंद आचार्य के भी वे एक मुख्य शिष्य रहे होंगे, है ना। तो ऐसे उनको इसलिए काफी सम्मान भी प्राप्त है। चलो अब नेक्स्ट 2 पैराग्राफ ज्योत्सना जी आप पढ़िए। यह ग्रंथराज जैन समाज द्वारा संचालित सभी परीक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमों में निर्धारित है और सारे भारतवर्ष के जैन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। प्रस्तुत अंश तत्वार्थ सूत्र के आधार पर लिखा गया है। बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं 7 तत्व। तो इसको मैं पढ़ाऊंगी नहीं, हम समझ लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। तो अब संसार में सब लोग दुखी क्यों दिखाई देते हैं? आपको लगता है आप दुखी हो? किसको लगता है कि मैं दुखी हूं? मिताली, आपको लगता है क्या दुख है आपको? आकुलता रहती है, हर पल आकुलता रहती है। अब जैसे अभी है, पाठ योजना बनाना है, क्लासेस सुनने हैं, शिविर चल रहा है, तो हमें ये 18 दिनों में इसकी आकुलताएं हैं, उसके बाद कुछ और नया आ जाएगा। ऐसे प्रतिदिन आकुलताओं में ही रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि किसी दिन फुल रिलैक्स्ड है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं लगता कहीं ऐसी जगह चले जाएं, ये सब झंझट ही ना रहे, है ना? ना वहां कोर्स भी लेना मेरी पड़े, आकुलता ना रह गाना सीखना जाएगी। पड़े, ना कि सब आकुलताएं शरीर को चली जाए। चलाने के लिए खाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा खाने का भी वहां। जरूर। तो है ना, ऐसी हम जगह ढूंढ रहे हैं जहां ये कोई भी आकुलता ना रहे हमें, है ना। तो अब आचार्य ने क्या बताया? हाँ भाई, सच में एक ऐसी जगह है। सो गेट एक्साइटेड, लेट्स फाइंड आउट, है ना, कि पता तो करें कि कहाँ जाना पड़ेगा हमें अनाकुल जीवन बिताने के लिए। तो अब क्या कहते हैं यहाँ पर कि प्रयोजनभूत तत्वों का सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं होता। तो अब अगर दुख दूर नहीं होता इसके बिना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? हमें वो प्रयोजनभूत तत्वों की जानकारी लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो नहीं पता होगा तब तक हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। तो और हमारा प्रयोजन क्या है? कौन बताएगा? हाँ बताइए ज्योत्सना जी। पूर्ण सुखी होना और दुख दूर करके पूर्ण सुखी होना हमारा प्रयोजन है। तो दुख दूर करना है हमको और सुखी होना है ना। तो ये हमारा प्रयोजन है। तो अब क्या लिखा है कि उनकी जानकारी भी करना है, प्लस उन पे श्रद्धा भी करना है। ओनली नॉलेज इज नॉट इनफ। भाई मैंने जान लिया ये ऐसे ऐसे होता है, पर अब मैं मानू नहीं तो उसका क्या फायदा हुआ, है ना। तो उसको जानना भी है और उस पर श्रद्धा भी करना है। तो जिसकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके, उन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। तो प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? कि जिनकी जानकारी के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। और फिर वस्तु को जैसा माने, जैसी है वैसा ही उसको मानना, उसका सच्चा स्वरूप मानना हुआ, है ना। तो जो भाव उसका है वही तत्व किसको कहते हैं? उस वस्तु का भाव, तत्भाव, है ना। अब फिर हमने यहाँ पर जो अपने ऊपर पढ़ा, एक उनका है कि जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। तो आचार्य उमा स्वामी ने बताया है, ग्रंथराज। हेलो, हाँ जी। एक सेकेंड, somebody needs to go on mute, yeah. तो तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व बताए गए हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष।
इनके हम ज्यादा डिटेल्स तो बाद में पढ़ेंगे, पर इसकी थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जीव क्या है? जीव कौन है? मैं हूं। जीव, द्रव्य से तो आप सभी जीव हैं, पर तत्व कब कहेंगे? जब मैं अपनी बात कर रहा हूं। अब जीव, जो मेरा जीव तत्व है, वो आश्रय करने योग्य परम उपादेय है। क्या है? मुझे जीव का जब मैं आश्रय करूंगा तभी मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। फिर अजीव। अजीव मतलब अभी क्या चल रहा है? आपका क्या प्रश्न है सर? अभी क्या चल रहा है? व्याख्या। अच्छा, व्याख्या पे चल रहे हैं। व्याख्या हाँ, के मतलब अंदर अभी कौन सी? एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, हमने आदर्श वाचन कर लिया, अनुकरण वाचन कर लिया, अभी हम इसको समझा रहे हैं। फिर हम जो है सामान्य विवेचन या विचार विश्लेषण, वो सारे पॉइंट्स करेंगे। तो कुछ डिफरेंट करना है मुझे, आप बताइए, नहीं तो मैं कंटिन्यू करती। कंटिन्यू। अच्छा, तो अ- अब जीव के बाद क्या है? अजीव तत्व, है ना? तो अजीव में क्या क्या आएंगे? जो हमने 6 द्रव्य पढ़े थे ना, क्या क्या पढ़े थे? जीव, पुद्गल, आकाश। तो जो जीव के अलावा बाकी सब द्रव्य अजीव में आते हैं। अब उसके बाद में, और वो अजीव क्या है? जानने योग्य, बस उसको जान लो, उससे हमारा बहुत प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। फिर आएगा आश्रव। आश्रव मतलब कर्मों का आना, और फिर हमारे उस हिसाब से भाव होना। तो ये है हेय तत्व, ये दुख रूप है, त्यागने योग्य है। बंध, बंध भी त्यागने योग्य है, दुख रूप है। फिर नेक्स्ट। संवर। नेक्स्ट पे जाइए। हाँ जी। अब हमने ये पाठ पढ़ा, तो इसकी हम कुछ मुख्य परिभाषाएं लिख लेते हैं। तो आप सब लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए कि हमारा प्रयोजन क्या है। दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। नेक्स्ट। ओके। फिर अब देखो, ये जो सुखी होने का, आप लोग कोई एग्जाम्पल दे सकते हो कैसे आपको सुखी हो, खुश, सुखी आ, होना? एक तो जैसे खुशी जी ने, किसी ने समझाया कि अनाकुल होना, है ना? पर उसको एक्चुअली में एक्सपीरियंस लेवल पर आप कैसे समझाएंगे? अब कौन सा सोपान कर रही हैं आप? मैं विचार विश्लेषण में ही बोधगम्य हो गया, अब हम वस्तुनिष्ठ कर रहे हैं। हम्म। बोधगम्य में हमने परिभाषा लिखवा दी है, हाँ हाँ। और मैंने सिर्फ सैंपल लिखवाया है। आप चाहते हैं मैं सारी लिखवाऊं? नहीं, मैंने नेक्स्ट कह दिया, मतलब आगे बढ़ो। हाँ, वो इसीलिए मैं फिर आगे चल गई। हम तो मैं वैसे आप वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ पे आ प्रश्न गए कर हैं, रही हूँ। अब वस्तुनिष्ठ में क्या करना है वो देखिए। हाँ, तो वस्तुनिष्ठ में तो हम सा- अ, तत्व कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। ये कौन सा सोपान कर रहे हैं? पारिभाषिक में कर रही थी ट्राई, पर मुझे नहीं पता ये ठीक से अप्लाई हो रहा कि नहीं। तो चलो उसको चेंज कर दूं मैं। तत्व किसे कहते हैं? हम्म। और नेक्स्ट बढ़िए आगे। ऑपोजिट करना चाहिए कि अम, इसके आगे वाला लीजिए। एक सेकेंड, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। वस्तु जैसी है और उसका भाव तत्व है या द्रव्य है? वस्तु जैसी है और उसका जो भाव है उसे क्या कहते हैं? और तत्व किसे कहते हैं?
कितने सोपान हो गए? कितने सोपान हुए? सोपान हुए अभी तक? नहीं, हमारे वस्तुनिष्ठ के कितने लगाए आपने? सॉरी, आपका क्या क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का? वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों में से आपने कितने सोपान लगाए हैं? मतलब आपने जो परिभाषा बोली, मतलब कितने सब डिविजन लगाए आप ये बोल रहे हैं? जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं, ये हम्म परिभाषा है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे आपने शुरू किया, तत्व कहते हैं या द्रव्य, हम्म यहाँ से तो शुरू वो किया जो ना। नंबर 4 3 2 वैसे पूछ रहे हैं क्या आप? मेरे को नहीं समझ आया, हाँ, तो सॉरी। 1 2 3 4 पूरे लगाने हाँ चाहिए ना। तो वो अच्छा, हाँ वैसे कह रहे हैं, हाँ तो 4 लगाए ना हमने। विच वन मिस्ड? वो कोई मिस हो गया है? अच्छा, मैंने चारों तो बोल दिए थे नहीं। अच्छा, ठीक पहले है। परिभाषा बताई, फिर ये एक ऑप्शन बताया, कौन सा? फिर फिर से बोलिए। मैंने देखो पहले बोला था जो वस्तु जैसी है जो उसका भाव है उसे तत्व कहते हैं। फिर ठीक बोला है। था जो वस्तु जैसी है जो भाव है उसे तत्व कहते हैं या द्रव्य, ऑप्शन दिया था। हम्म। वो नहीं करना था। अब बस फिर नेक्स्ट बढ़िए आगे। पारिभाषिक ओके, वस्तुनिष्ठ हो गए, अब आगे बढ़िए। ओके तो भाव भाषण पे चले कि वो भी स्किप करके और उसके अगले वाले पे नहीं, चले मैंने जाऊं? कहा ही नहीं स्किप करने के ओके, लिए। नेक्स्ट का मीनिंग समझ रही हूँ। ओके। नेक्स्ट बोलने का मतलब अगले सोपान, जैसे वस्तुनिष्ठ का पारिभाषिक चल रहा है तो नेक्स्ट का मतलब भावभाषण पे जाएं। भावभाषण में नेक्स्ट का मतलब जीवनोपयोगी पे जाएं। उसके बाद नेक्स्ट बोला तो सारांश कथन पे जाएं, ऐसा। ठीक है, तो तत्व किसे कहते हैं? तो इसमें तो जवाब लेने हैं ना हमारे स्टूडेंट से। अब वो आप जानती हो, आप ज्यादा। हाँ अभी जानते हैं आप वो। आप टीचर हैं फिलहाल। सॉरी, पारिभाषिक में भी लेने चाहिए थे। चलिए, लेकिन अच्छा फिर से कर लो पारिभाषिक, सॉरी सॉरी वो गड़बड़ हो गई। पारिभाषिक तो हो गया। अब हो गया, चलो भावभाषण छोड़ो कर अब लिया। इसको। हाँ तो भावभाषण वाला तत्व किसे बताइए। कहते हैं, कौन बताएगा? भावासन परख में यही लेंगे क्या आप? आ, नहीं, और जीव भावभाषण में हम ये भी कह सकते हैं कि तत्व को जानने का आ, क्या फायदा होगा आपको? हम्म। कौन किससे पूछना? बताएगा? तत्वों को जानने से क्या आपको लाभ होगा? हाँ मृदु जी बताइए। आप म्यूट पे बोल रही हैं। तत्वों को मैं अगर जानूंगी ठीक से और उनमें श्रद्धा करूंगी तो उन्हीं से मेरा उसकी समझ से ही मेरा सुखी होने का प्रयोजन सिद्ध होगा। बहुत बढ़िया। और मेरा फिर प्रयोजन क्या है, मिताली जी बताइए। पूर्ण सुखी होना ही मेरा प्रयोजन है। तो ये जो सुख है ना, ये कौन सी क्वालिटी का सुख है? अपन पिकनिक पे जाते हैं तो भी तो सुखी हो जाते हैं ना। फिर से दुख में आ जाते हैं। हाँ, तो आपको समझ गया कि ये सुख तो कोई और वैरायटी का सुख है ना? तो अच्छा, अब तो अगर मुझे जीवन में ये करना है, समझ लो ये 7 तत्व समझने हैं, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने 7 तत्व कौन कौन से हैं वो तो चलो बता दिया आपको, पर अब आप क्या करोगे, इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज करोगे? इसको हम डे टू डे मैंने लाइफ थोड़े में यूज कर डे टू डे लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि पर पदार्थ कौन से हैं इससे। और अगर हम तत्वों को मतलब द्रव्य में समझ रहे हैं तो हम पर पदार्थ समझ सकते हैं। तत्व समझ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि जीव और जो पुद्गल है उनसे मेरा कैसे संबंध बन रहा है। और वो संबंध बने बिना भी कोई एक स्टेज है जहां हमें पहुंचना है, जहां वो सारे संबंधों को हमें तोड़ना है।
तो देखो, जब हम और डिटेल पढ़ेंगे ना जीव अजीव इन सब चीजों के, तो पहले तो हम उनको समझेंगे कि जीव क्या होता है, फिर हम उसको अपने ऊपर घटित करेंगे कि मैं जीव हूं कि अजीब हूं, है ना। तो अगर मैं जीव हूं तो फिर मेरी क्या क्वालिटीज है, अगर मेरी क्वालिटीज अगर मुझे समझ आ जाएगी तो मैं अपने आप को अच्छे से समझ पाऊंगी ना। अगर मुझे पता ही नहीं अभी एप्पल और ऑरेंज है ना, तो मैं एप्पल को जानती हूँ ना ऑरेंज को जानती हूँ, तो मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगी। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जानना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम सातों तत्वों को जानेंगे। नहीं तो कोई कह सकता है कि अकेले मैं अपने आप को जान लूं ना, जीव को जान लूं, हो गया बस मेरा काम। तो ऐसे काम नहीं बनेगा, हमें सातों तत्वों को जानना पड़ेगा, और सातों तत्व जैसे हैं वैसी ही उनकी श्रद्धा करनी पड़ेगी, अन्य रूप से नहीं। अन्य रूप से अगर की तो हम, क्योंकि हमारी समझ ही सही नहीं है, तो हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें जाना है कश्मीर की तरफ, हम जा रहे हैं किस तरफ, चेन्नई की तरफ। तो कहीं ना कहीं तो हमें यू टर्न लेना पड़ेगा ना, कि जो हमारी जो श्रद्धा गलत अभी तक बैठी हुई है उसे हमें सही अगर करना है, तो हमें ये तत्व क्या है और उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर वो जैसे हैं वैसे मानकर हमें अपनी जिंदगी जब हम जीने लगेंगे तो हमें वो जो सुख का अनुभव शुरू होने लगेगा। प्रभा जी, ये कौन सा सोपान चल रहा है? जीवन उपयोगी प्रश्नोत्तर। अच्छा, हमने सोचा कि यही तो प्रॉब्लम है व्याख्या मुझे, जो करेंगे। किताब में लिखे हुए वैसे प्रश्न ही नहीं मुझे समझ आ रहे कैसे बनाएंगे। चलो कोई नहीं, वही तो सीख रहे हैं अपन। तो तो हम तो भाई फ्लो में चले जाते हैं कि अब आपके जीवन में कैसे उपयोग करोगे, अब स्टूडेंट बता रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम और बता देते हैं। सही बात। तो अच्छा नेक्स्ट। ठीक है। तो मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। अम्म, अब मूल्यांकन प्रश्नोत्तर करना है। आप क्या कर रही हैं आप? मूल्यांकन नहीं करना है? आप बताइए अभी क्या कर रही थी? जीवनोपयोगी, वस्तुनिष्ठ के जीवनोपयोगी प्रश्नोत्तर कर रही थी ना? तो ठीक है। तो अब क्या करना है नेक्स्ट? सारांश कि कुछ मुझे बाकी क्या रह पता, गया? बताइए। मैंने वस्तुनिष्ठ के पारिभाषिक, भाववासन और जीवन उपयोगी तीनों कर लिए हैं। अरे वाह। नेक्स्ट। तो सो सारांश नेक्स्ट कथन करिए। है, हाँ हाँ, करिए करिए। मतलब सॉरी, मेरे ना नोट्स में यहाँ कठिन से सरल लिखा हुआ है, तो वो अब अलग से आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता। अरे, पद्धति में लिखा हुआ है ना कि पठित पाठों को पढ़ाने में कौन से सोपान किस क्रम से यूज होते हैं। उस पेज को सामने रख लो। वो रखा हुआ है सामने, पर ये गलत तो नहीं लिखा तो हुआ अब फिर नोट्स। सारांश कथन लिखा होगा ना? सारांश कथन के पहले मेरे नोट्स में पता नहीं क्यों मूल्यांकन प्रश्नोत्तर लिखा है कठिन से सरल, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपको। तो आपने नोट्स बनाए हैं तो टीचर जानता है कि उसने नोट्स में क्या क्यों बनाए। तो बच्चों से पूछेंगे आपकी हमने ऐसा क्यों बनाया, तो बच्चे क्या बताएंगे कि टीचर जी आप बना के लाई हैं, मुझे क्या पता कि क्यों बनाया। चलिए। सारांश कर। हाँ, तो, चल- तो आज हमने चलिए, सारांश कथन भी हो गया। अ, अब क्या करेंगे? तो बस हो गया। सारांश के बाद तो गृह कार्य नहीं देना है, समापन भी नहीं करना है, कुछ बाकी रह तो गया है? करना क्या है ये बताइए। नहीं करना है वो नहीं सुनना हमें। अब करना क्या है? क्या सारांश अगली के अनुमिति, बाद अगली अनुमिति शुरू करना है, उसका आदर्श वाचन। ओ, मुझे लगा आपने कहा तो मैं पहली अनुवृत्ति करूं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। तो अच्छा पहली सॉरी, मैं अनुमिति तो चारों पढ़ा रही हूँ क्या आज? नहीं नहीं, पहली एक दिन में दो अनुमिति होती है ना। तो ओके अब ठीक है। इसलिए तो आपने जब सारांश कथन में बोला कि आज हम बच्चों आज हमने ये पढ़ा, तो आज क्यों पढ़ा? अभी पढ़ा। अभी आज तो ओके। आखिरी में बोलेंगे आप, जब दूसरी अनुमिति भी पूरी हो जाएगी, और जब आप फिर से सारांश कथन करेंगे, और फिर समापन मूल्यांकन और गृह कार्य उसके बाद आएगा, और एक दिन ठीक पूरा हो जाए।
है ना। ठीक है, तो अब यदि दूसरी हम, एनवीटी शुरू कर। नहीं हो गया, चलिए ओके, अब ठीक है। अब बस ये बताइए सर कि ये ऐसा कितना होता है कि मतलब एक दिन में 2 क्लास होती हैं, ऐसा बहुत होता है? 2 क्लास थोड़ी है, एक ही क्लास है वो। एक ही क्लास में हम 2 पार्ट में पार्ट को समझा रहे हैं। क्या होता है कि यदि हमने पहले पूरा पार्ट समझाते गए समझाते गए समझाते गए, तो उतने पहले का जो प्रश्न प्रश्न वगैरह थे या मुख्य बिंदु थे, तो बच्चे का ध्यान वहां से हट जाता है। तो यहाँ पर पद्धति ऐसी बनाई कि एक पार्ट हो गया, छोटा सा पार्ट ले लिया हमने, उसको अन्विति कहते हैं। उसको हमने सारे सोपानों के हिसाब से समझा दिया, लिखा दिया, प्रश्नोत्तर लिखा दिए, तैयार करा दिया, सारांश कथन कर दिया। तो अब उसके बाद तो छात्रों अभी अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। मैं हाँ, अब जैसा मेरे पढ़ को रहा समझ हूँ, आ रहा है। इतने दिनों से सोच रही हूँ कि ये कौन 2-2 क्लास लेता है रोज। ओके, गॉट इट। वो अच्छा, दो अच्छा। क्लास नहीं है, एक ही क्लास है। और समझ लीजिए 45 मिनट की क्लास है या 1 घंटे की क्लास है, जो भी हो आपकी। तो वो जितनी भी हो, उसको हमें उस हिसाब से ही अन्विति को बांटना है। और हमने अच्छा। एक पार्ट में इतना करा दिया। पद्धति को मतलब क्रम से चलते हुए हम हम्म। सारांश कथन पर पहुंचे पहली अनुवृत्ति में। और उसके बाद हमने कहा छात्रों अब हम आगे बढ़ते हैं। सारांश कथन करने के बाद अच्छा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, फिर दोहरा दिए वो बिंदु। और उसके हम्म। बाद फिर आप आपने कहा कि तो छात्रों अब हम आगे पढ़ते हैं। तो मैं जैसा पढ़ रही हूँ वैसा मैं किसी से भी पढ़वा सकती हूँ, इसलिए आप सभी यहाँ पाठ में देखिए, पुस्तक में देखिए। और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, वही आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, फिर व्याख्या, व्याख्या के जो भी बिंदु हैं, मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण, विचार विश्लेषण, पारिभाषिक, भावभाषण परक, जीवनोपयोगी, ये सब हो गया व्याख्या में। इसके बाद हम्म। फिर बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के 3 तरह के, हम्म। पारिभाषिक, भावभाषण परक, जीवनोपयोगी। और उसके बाद फिर सारांश कथन। और आज दिन पूरा हो रहा है तो समापन मूल्यांकन, और फिर गृह कार्य देके छुट्टी कर देंगे। हाँ, अब अब मेरे आपकी को थोड़ा इच्छा समझ हो में तो आ रहा बच्चों है, को क्योंकि वहीं मैं आप तो अपने पाठशाला में ही रखिए, और वहीं पढ़ाते रहिए, अगले दिन भी पढ़ा देना, और हमें क्या करना है। लेकिन वैसे गृह कार्य समझ होने गया, के समझ बाद छुट्टी गया। कर देना। कर देंगे कि नहीं? कि हाँ, नहीं, हाँ, आज हाँ। तो मुझे मन हो रहा है कि मैं तो पढ़ाती ही चलूं, पढ़ाती ही चलूं, पढ़ाती ही चलूं। यही नहीं, तो अच्छा, अब मैं समझ देखो। गई। हम लोग क्या करते हैं, इतना प्लान करके नहीं जाते हैं। तो जैसे पढ़ा रहे हैं, तो अभी एक पैराग्राफ डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको पहले समझा दिया और ये सारे क्वेश्चन वगैरह कर लिए। कई बार हाँ, एक पूरे पेज पढ़ के फिर हम वो यही चीज कर लेते हैं। अब थोड़ा मुझे समझ में आ रही है कि हम यहाँ कर गुड क्या रहे गुड हैं। ठीक गुड। है, चलिए, got बहुत it। अच्छा। अभी भी काफी मिसिंग हुई है और कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आपको सुझाव देंगे हम सब यहाँ पर मिलके। तो आप भर भर के सुनिएगा ध्यान से, सफाई बाद में देना, है ना। पहले सुनना मैं ध्यान म्यूट हो। से। हाँ, और फिर कौन बोलेगा, मतलब क्या क्या बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, है ना। सभी बताएंगे कि आपने कौन सा पॉइंट मिस कर दिया या कहाँ आप गड़बड़ हो कर दिया आपने। तो जिससे आप अभी देखो, हम सब यहाँ पर आप लोग जो बैठे हैं सब सीख रहे हैं। तो इसलिए हमें नहीं पता चलता कि हम क्या गलती कर रहे हैं। जैसे मैंने पूछा कि अब हम आप क्या कर रही हैं, कौन सा सोपान चल रहा है। तो ये क्यों पूछा, क्योंकि आप वहां पर प्रश्नोत्तर कर रही थी और एक्सप्लेन करने लगी। तो अब ये मैं जानना चाह, अभी मैंने बताया नहीं कि आपने क्या गलती की। गलतियां हम बाकी जो आपके साथी हैं उनसे पूछेंगे, फिर जो रह जाएगी वो मैं अभी बताऊंगा आप, जिससे कि आप आगे अगली बार पढ़ाएंगे तो और अच्छा पढ़ा सके। चलिए, सबसे पहले मिताली जी बता रही हैं। पहले तो बोर्ड कार्य नहीं किया और उसके निर्देश नहीं दिए कि पहला आप पॉइंट लिख लीजिए प्रभा जी, बोर्ड कार्य नहीं किया आपने। निर्देश नहीं दिए कि मतलब जिसने भी अंडरलाइन नहीं किया या गो थ्रू नहीं किया है वो चैप्टर गो थ्रू कर ले। और उसके बाद फिर पूर्व पाठ मूल्यांकन और उद्देश्य कथन में मुझे कंफ्यूजन है कि उन्होंने सही क्रम में बोला या नहीं, हो सकता है सही क्रम में बोला हो।
मुझे वो याद नहीं। फिर आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन के पहले के भी निर्देश नहीं दिए थे। पहले पहले बोल दिया कि मैं अपन 7 तत्व पढ़ेंगे, ये बता दिया। उसके बाद फिर पूर्व पाठ मूल्यांकन किया, और हाँ। फिर से उद्देश्य कथन कर दिया हम्म। कि अब अपन ये पढ़ते हैं। हाँ जी। है ना प्रभा जी, और ख्याल में आ रहा है? हाँ, व्याख्या में मूल्यांकन और संवाद नहीं आप किया, मतलब बोलना आप एक चाहें तो बोलिए प्रभा जी, बोलिए। मेरा ये बोर्ड कार्य पे प्रश्न है कि जो हाँ, मैंने वो डेट और अपन क्या मतलब प्रशिक्षण शिविर में ये सब वो बोर्ड कार्य में नहीं था क्या? तो आपने नहीं किया ना ये? किया ना मैंने। डेट बोला था, तो डेट, हाँ। नहीं नहीं, निर्देश नहीं मेरे दिया था। ध्यान में तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रही नहीं थी, नहीं, बोर्ड कार्य पे जो हम लिखेंगे। काली जी बताइए क्या क्या बोलना था। निर्देश नहीं दिया आपने कि जब तक मैं ये सब लिख रही हूँ या एक हम लिख रहे हैं, ये हम नहीं, अभी नहीं इमेजिन है करें कि कि मैं हम लिख लिख रहे रही हैं। हूँ। जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक आप ऐसा करिए, नहीं बोलना है। आपको हाँ, ये ये वाला डायरेक्ट है। बोलना है कि छात्रों, कल मैंने जो आपसे आपको गृह कार्य दिया था उसको दोहरा लीजिए, अभी पूछ रही हूँ। और फिर इतने में जब तक वो किताब कॉपी निकालेंगे तब तक आप बोर्ड कार्य कर लेंगे। बोलना नहीं है ऐसा, बस इतना ही बोलना है सीधा कि छात्रों, कल मैंने जो आपको गृह कार्य दिया था, है ना, वो मैं पूछ रही हूँ, बस। और ठीक है। व्याख्या में मूल्यांकन संवाद और मतलब अनुक्रम। बोर्ड कार्य में क्या लिखना था? हाँ, बोर्ड पे तो तारीख, चैप्टर का नाम और कहाँ हम हैं, वो तो तीनों चीजें मैंने बोली थी। वो पाठ क्या योजना में लिखते हैं अपन प्रशिक्षित कि शिविर शिविर में। में, या नहीं 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 नहीं, बोर्ड पे नहीं लिखते ये सब। बोर्ड पर दिनांक, और उसके बाद प्रकरण, प्रकरण में पाठ का नाम। ठीक है। हाँ, वो बोला था, पर स्थान भी कहीं पढ़ा मैंने, बोर्ड कार्य में स्थान स्थान भी लिखना आपने है। पाठ योजना में पढ़ा है। पाठ योजना में स्थान है, वहां यहाँ नहीं लिखना है, बोर्ड पर नहीं लिखना है वो। ओके। सॉरी, मेरे को नहीं समझ आया सर, वो क्या कह रहे हैं आप? मतलब दिनांक, स्थान और पाठ बताना है, तो उसमें से जो स्थान है, आप क्या बोल रहे हैं कि पाठ योजना में तो लिखना है पर बोलते टाइम नहीं बोलना है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा थियरी हूँ। में लिखना है सर बोल रहे हैं। कक्षा में सर्वप्रथम बोर्ड पर प्रकरण लिख देना चाहिए, तो आपको दिनांक और प्रकरण लिखना है। ओके, तो पढ़ाते टाइम सिर्फ दिनांक और प्रकरण ही लिखना है। गॉट गॉट, ठीक है। और कुछ मिताली जी, कुछ याद आ रहा है? मूल्यांकन और संवाद नहीं ये बताया था, एक दो चीजें मतलब बताई है ना आपको, कि दिनांक लिखना है और प्रकरण लिखना है। ठीक है। पहले था वो कि आप ये प्रवेशिका, बाल भीतरा विज्ञान भी लिख दो, है ना, कक्षा का नाम। तो अब नाम कक्षा हटा दिया था, सिर्फ प्रकरण और दिनांक, ये दो चीजें लिखनी है बोर्ड पर। चलिए आगे। हाँ, और मिताली जी मूल्यांकन संवाद नहीं हुआ था। और जीव अजीव की परिभाषा, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ मतलब परिभाषा तो नहीं, जो आपने वन लाइनर्स भी बोले थे वो भी, मतलब यहाँ पे उसकी आवश्यकता इतनी नहीं थी, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे ही कि जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, संबंध संवर्ग क्या है। तो यहाँ पे सूत्र के हिसाब से जो आपने बोल दिया था, तो हम बस बता सकते हैं कि ये सूत्र तत्वार सूत्र जी के पहले अध्याय का चौथा सूत्र है। बस हम इतना बता सकते हैं, क्योंकि आगे हम वो पढ़ ही रहे हैं प्रकरण में पूरा। एंड वस्तुनिष्ठ का जो पहला सोपान नहीं लगाया था कि है या प्रभा जी, नहीं, एक मिनट, जो प्रभा जी को वस्तुनिष्ठ है। समझ में आया कि नहीं? आपने जब ये 7 नाम पढ़े तत्वों के, तो आपने एक एक को समझाना भी शुरू कर दिया। यहाँ नहीं समझाना है, यहाँ नाम बताना है बस। अनविति कहाँ तक ली थी आपने प्रभा जी? ये 7 तत्व हैं तब। हाँ, पर वो मैं कॉन्शियसली वो इसलिए कर रही थी, जो मैंने बताया था वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, जो बुक में जो 7 तत्व समझाए उससे अलग इंफॉर्मेशन थी। इसलिए, क्योंकि मैंने हाँ, तो सिर्फ ये बताया था कि वो आश्रय करने योग्य है, वो क्या है वो नहीं एक्सप्लेन किया था। तो तो आई थॉट दैट आपको वाज बेटर। आपकी अनविति कहाँ तक थी ये बताइए। अनवृत्ति जीव अजीव वहीं तक थी, उनके नाम तक। पर नाम तक उनके थी ना? नाम को मैंने
तो एक्सप्लेन तो बाद में आएगा चैप्टर में, वो मैंने हाँ तो क्या बोलते हैं, रिपीट नहीं किया था मैंने। जो वो आपने हे उपादेय वाली आपने बात बताई थी, वो क्या है ये नहीं बताया था मैंने। तो अभी अभी आज ही तो पढ़ाना है आपको अगली अनुवृत्ति में, तो इतनी जल्दी क्या है कि आप नाम के अर्थ बताएं या उसके बारे में बताना शुरू कर दें, है ना। मतलब आप अभी नाम है ना, तो नाम ही रहने दो। ठीक है। ठीक है, मतलब आप टेक्निक समझ रहे हैं कि नहीं, कि भाई बच्चे को अभी देखो, जैसे बाल बोध में हमने पढ़ा था नमोकार मंत्र वाले पाठ में, मोह राग देश का नाश करने वाला है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा भले ही बता देते, लेकिन आगे कहते हैं कि ये आपको भाग 2 में कसाय वाले पाठ में पढ़ने मिलेगा, क्योंकि वहां तो बहुत दूर है, अगले पाठ में जाएंगे, अगले भाग में जाने वाले हैं। तो थोड़ा बताते हैं, फिर भी ज्यादा नहीं बताते, थोड़ा बताते हैं और आगे के लिए कह देते हैं। यहाँ तो आप अभी बताने वाली हैं, आज के दिन ही और कल के दिन ही इसी पाठ में बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर उसको नहीं समझाना चाहिए, सिर्फ नाम सिखाइए, ठीक है, और वही लिखाइए, वही याद कराइए। बहुत अच्छा। हाँ जी, मिताली जी और बताएंगे कुछ। बस वे पारिभाषिक में है या नहीं वाला पहला सोपान नहीं लगाया था, जो पहला वस्तु जैसी है उसका जो सोपान, भाव है हाँ वही तत्व प्रभा है या जी, नहीं। पहला सोपान वो नहीं था जो परिभाषा बोल रही थी आप, वो तो परिभाषा बोलनी है कि जो ठीक है। वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। ये परिभाषा तो बोलनी ही है, 2 बार बोलनी है, फिर क्वेश्चन करना है। तो छात्रों बताना, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसे तत्व कहते हैं या नहीं, ठीक है। और फिर बाकी तो तीनों ठीक थे। हाँ, बाकी बाकी अच्छे थे, एग्जाम्पल्स भी एक्चुअली अच्छे अच्छे थे, बढ़िया। ठीक है। अच्छा, अब अभी और भी रह गया है, ज्योत्सना जी बताएंगी। ओके, तो काफी बातें तो मिताली जी ने बताई दी हैं, लेकिन इसमें डेफिनेटली जब आपने जब शुरू में आधार परिचय से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था इनिशियली, वो किस उद्देश्य से किया था? क्योंकि उसके बाद आपने आधार परिचय खुद पढ़ दिया, मतलब पढ़वाया भी। तो जब आप ऑलरेडी प्रश्न पूछ चुके हैं, सारे मेन पॉइंट्स निकलवा चुके हैं ऑलरेडी, तो लग रहा था कि आप पूर्व पाठ मूल्यांकन आप एक्चुअली आई डोंट नो आप क्या कर रहे थे, लेकिन वहां पे उसमें अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फिर या तो पूछते नहीं या पढ़वाते उसके बाद पूछते मूल्यांकन में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आधार परिचय को मुझे अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसको हम छोड़ ही देते हैं जब हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं। जब हमने आदर्श वाचन कर लिया, अनुकरण वाचन कर लिया, अब हम मेन पॉइंट्स निकलवा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि हम मेन पॉइंट्स आधार परिचय से निकलवाते हैं। तो मेन लेसन में से जो पॉइंट्स आए हैं, सब्जेक्ट जो है, जो टॉपिक है, उसमें से मूल्यांकन कर रहे हैं। बहुत अच्छा। देखिए ज्योत्सना जी ने बिल्कुल सही बताया है, इसमें ध्यान रखना है सभी को। एक बात तो ये, जब आपने शुरुआत में ही आधार परिचय बोल दिया, उद्देश्य कथन के बाद आधार परिचय बोल दिया, तो अब उसको रीड नहीं करना है। मतलब फिर से अब आपने उसका आदर्श वाचन कर दिया फिर से, और आपने तो थोड़ा सा किया ही, साथ में आपने स्टूडेंट से भी करवा लिया। तो ये अपनी पद्धति में नहीं है ना। आपको वो सिर्फ अपनी भाषा में थोड़ा सा परिचय देना है। आपको ना किसी बच्चे से नहीं पढ़वाना है, उसमें से कोई मुख्य बिंदु नहीं निकलवाना है। उसमें तो आपको मुख्य बिंदु आपको खुद बता देना है कि आचार्य कुमार स्वामी कौन थे, कैसे थे, उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की, ये सब आपको अपने मन से बताना है, जो इसमें लिखा है उसके आधार से। वो ठीक सब है, आधार परिचय में निकल जाएगा आपका। हाँ, वो आधार परिचय वहां हो जाएगा। अपनी भाषा में बोलना है मुख्य मुख्य बातें।
अब जैसे आपने ये संस्कृत का भी पढ़ा, फिर एक एक चीज यहाँ से पूरी पढ़ी, ठीक है ना? तो ये आप अपनी भाषा में पहले बोल दें, इतना तो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुख्य हाँ मुख्य जो बिंदु हैं वो याद करके आपको बोलना है आधार परिचय। उद्देश्य नहीं, कथन के बाद, आदर्श वाचन के पहले। पर ये तो किताब हमारे सामने होगी तो उसमें से रेफर कर सकते हैं ना, हाँ, ये, याद करने के बजाय। हाँ कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आदर्श वाचन बस आप ही बोलेंगे, और वो पढ़ना नहीं है। वो हिंट्स अपन ले लेंगे, ठीक है, अपने पास क्लास में किताब रहती है ना? लेकिन ये परिचय आपको संक्षेप में खुद ही देना होता है। ठीक है। तो इसलिए इतनी तैयारी होना चाहिए। बच्चों को हम बता रहे हैं कि बच्चों, ये जो पाठ लिखा गया है वो किस ग्रंथ के आधार से है, उसके रचयिता कौन है, और वो कौन थे, कैसे थे, उनके बारे में हम बताते हैं। अब आपने एक बात बोल दी, अपने मन से ऐसी नहीं लगानी है कि कुछ ही ग्रंथ हैं आचार्य उमा स्वामी के, लेकिन तत्वार सूत्र ही प्रसिद्ध है। अब कुछ ही ग्रंथ कहाँ हैं? एक ही ग्रंथ है ना? तो हमें वो बहुत सावधानी रखनी है कि जो बता रहे हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई निश्चित। ये उद्देश्य कथन के बाद हाँ, आधार परिचय आपको देना है, वो बस आपको ही देना है, वो बच्चों से पढ़वाना नहीं है, और उसके मुख्य बिंदु भी नहीं निकलवाना है। मुख्य बिंदु आपको ही बोलना है परिचय में। ठीक, चलिए, और कुछ? ये एक्चुअली मैं मैंने इसलिए हाँ किया जी, बोल रही है। हाँ, कि आज सुबह ही मैंने उसमें देखा था, हाँ, अपने जो अपन जो ना ये उसमें था कि वो मतलब जो स्टूडेंट कर रहा था उसने पूछा कि कल आप लोगों को गृह कार्य दिया था कि ये अगला चैप्टर पढ़ के आना, तो इसमें से मुख्य बिंदु बताओ। तो सबने लगभग सारे ही बिंदु बता दिए थे, तो मैं वही कोशिश कर रही थी कि पहले वो किया, और फिर मुझे लगा कि मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना था आदर्श वाचन और ये अनुकरण वाचन। तो हम्म, वो मतलब तो बेसिकली वो स्किप करना चाहिए था, लोगों बच्चों से नहीं पूछना चाहिए था कि आप लोग जो हाँ, पढ़ के आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक ये हाँ, आदर्श वाचन का तो नहीं, सॉरी, आधार कथन का नहीं पूछना चाहिए था, तो फिर मुझे हाँ, क्या ये दूसरे पार्ट का पूछना चाहिए था? हाँ, आपने तो पूछा ही था पूर्व पाठ मूल्यांकन में। आपने बोर्ड कार्य किए बिना, मतलब करना था, लेकिन बोर्ड कार्य किए बिना आपने पूर्व पाठ मूल्यांकन किया। तो पूर्व पाठ मूल्यांकन में आपने आत्मा परमात्मा पाठ से कुछ प्रश्न किए थे, तो वो ठीक है। उसमें भी ये था हाँ, कि तो वो आपने मैं गलत पहली ही समझ गई। अनुवृत्ति में से पूछ लिया, पूरे पाठ में से। एक पहली अनुवृत्ति से, एक दूसरी अनुवृत्ति से, एक तीसरी अनुवृत्ति से, एक चौथी अनुवृत्ति से ऐसे करके पूछना चाहिए। सैंपल टेस्ट करना चाहिए कि सब पूरे पाठ को उनने याद किया है कि नहीं किया है। ऐसा भी ध्यान रखना चाहिए पूर्व पाठ मूल्यांकन में। इसके बाद आपने उद्देश्य कथन किया, और उद्देश्य कथन के बाद आधार परिचय। अब आधार परिचय के बाद हम ये पाठ आदर्श वाचन करें। तो इसमें आदर्श वाचन में ही हम बताएंगे कि छात्रों, कब निकलवाएंगे हम, कि पेज नंबर 11, वितरा विज्ञान पाठमाला भाग 1, पेज पृष्ठ क्रमांक 11, पाठ तीसरा, 7 तत्व निकालिए। इस पाठ में प्रवचनकार और मुमुक्षु का संवाद है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादा संवाद है तो इस पाठ में, यह पाठ संवाद शैली में लिखा गया है। तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से पुस्तक में देखिए, और एक आध को टोक दीजिए कि आपने निकाला कि नहीं, आपको मिल गया पेज नंबर। हाँ, ये कहलाता है वो सभी छात्रों पर दृष्टि। तो ये बीच में आ जाना चाहिए आपके, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। अनुशासन के भी मार्क्स मिलते हैं और ये भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो आप धीरे से बोल दीजिए, राजश्री जी आपने निकाला कि नहीं निकाला? हाँ, ठीक है, जवाब की अपेक्षा मत रखो, ऐसे करके बोलना चाहिए, हिंट, है ना? इसके बाद हमने आदर्श वाचन किया,
आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन करवाएंगे, तो अनुकरण वाचन के निर्देश देंगे। अब इसमें बोलेंगे कि छात्रों, दो छात्रों को बुला लिया जितने भी संवाद है उस हिसाब से, और फिर कहा कि आप प्रवचनकार थोड़ा बड़ा सा दिख रहा हो, मतलब प्रवचनकार कैसा होना चाहिए, तो उसको ही बुलाना कि ये आप प्रवचनकार का पाठ पढ़ेंगे और आप मुमुक्षु का पाठ पढ़ेंगे। तो छात्रों आप सभी इन ध्यान से सुनेंगे, और यदि इनसे कोई गलती होती है तो उसे नोट करेंगे, मैं बाद में पूछूंगा। ठीक है, चलिए पढ़िए। तो वो पढ़ेंगे दोनों, और उसके बाद आप पूरा पढ़ लेंगे। आपको टोकना नहीं है, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, और उनका होने के बाद फिर गलती पूछिए। ठीक, और फिर सुधरवा के, क्या अच्छा पढ़ा है तो प्रोत्साहित करते हुए आप व्याख्या पर आ जाएं। ठीक तो है। बेसिकली अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि वो आदर्श वाचन वाला पार्ट, वो थोड़ा मैं दिमाग में भी कंफ्यूजन चल रहा था कि भाई चैप्टर तो वहां से शुरू हो रहा है तो फिर वहां से हाँ पढ़वा दें, तो बेसिकली वो स्किप करना है, वो खुद ही हाँ समरी बता के चैप्टर एक्चुअली 7 तत्व लिखा है वहां से शुरू होता हाँ, है ना? तो हाँ वहां से ही आदर्श वाचन करना, मूल पाठ। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, अब और गलतियां भी हैं, हाँ ध्यान से जी। सुनते जाइए सभी, और लोग भी सुनते जाएं, अच्छा जिससे कि आगे सुधार कर सके। हाँ बोलिए ज्योत्सना जी। अच्छा, उसमें हालांकि ये तो डिसाइड हो गया था कि उस बच्चों से नहीं पढ़वाना, लेकिन वो जो अपने संधि को आपने समझाने के लिए उनको बोला ना कि आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप ये जो श्लोक है शुरू में, गणेन्द्र संजात मुंह, तो आपने कहा मुंह पे रुक जाइए, उसके बाद माँ स्वामी, बजाय उसके कहने के आप ये भी कह सकते थे कि जातम और उमा स्वामी, क्योंकि ये उमा स्वामी स्पष्ट ही इसमें झलक है, तो जिसको संधि नहीं भी आती वो भी इसको देख सकता है। तो आपने तो संधि विच्छेद कर दिया ज्योत्सना जी। हाँ, नहीं तो आपने तो संधि विच्छेद कर दिया। वो तो कर दिया, लेकिन वो उनको ब्रेक करने के लिए कह रही थी, तो जब ब्रेक कराना हाँ, ही है ब्रेक तो नहीं कराना है। नहीं, उन्होंने आप, कहा ना कि अगर आपको इतना ठीक है बड़ा कोई बात सेक्शन नहीं। पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, हाँ तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कहीं भी रुक जाओ, तो उसको मतलब ये दृष्टि देना कि आप अगर कर रहे हो तो आप इसमें, अगर आप देख हिडन, ये दिख जाता है ना, ये तो ऑब्वियसली हाँ, दिख रहा है, तो उमा स्वामी का माँ उसमें वहां पे भी कर सकते थे। दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग, नो बिग डील, इसमें जस्ट मेरे को लगा कि वो किया जा सकता था, और तो आप जिसको सुन लीजिए, सुनिए। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम पिच्छोपलक्षितम वंदे गणीन्द्र संजात उमा स्वामी मुनीश्वरम। तो तक ही बोलेंगे, और मुमा स्वामी मुनीश्वरम ऐसा बोलेंगे, संजात। ठीक है, वंदे गणीन्द्र संजात उमा स्वामी मुनीश्वरम। ठीक, तो माँ को हमने उधर ही ले लिया, ऐसा। चलिए। अच्छा, उसके बाद जो अनुकरण वाचन करा रहे थे उसमें निर्देश ने दिए, वो आपने बताई दे दिया कि जिस अभी तक अगर पॉइंट्स नोट नहीं करे हैं तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से करें और इन छात्रों की गलतियां निकालें। और जब आपने आदर्श वाचन से पहले अनुकरण वाचन करवाना था तो भी ये कहना था कि जैसा मैंने मतलब आदर्श वाचन करते टाइम कहना था कि जैसा मैं पढ़ रही हूँ उसी उसी टोन में, उसी अंदाज में आप भी पढ़े, मैं किसी से भी पढ़वा सकती हूँ, हाँ तो उसी सब तरह है। वो सब इन निर्देश में आ गया। अच्छा, ठीक है। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर में बड़ा जो आपको पारिभाषिक शब्द, भावभाषण और जीवन उपयोगी, ये 3 डिस्टिंक्ट वो बनाने थे। जब आपने व्याख्या करनी शुरू करी तो वो और बोधगम्य और वो सब मिक्स हो गया था थोड़ा सा, तो स्पष्टीकरण में आपने लेट मी गो बैक, जब आपने
आपने कहा मैं व्याख्या कर रही हूँ, ठीक है। आपने व्याख्या में सीधा ही स्पष्टीकरण शुरू कर दिया था। आपने उसमें से मूल्यांकन करना था कि इस पार्ट में से बच्चों ने कौन कौन से पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, करना था। वो सोपान है वो क्लियरली इसलिए है कि जब बच्चों ने आपसे सुन लिया आदर्श वाचन, बच्चों ने अनुकरण वाचन दोबारा सुन लिया, उसके बाद इसमें से जो जो पॉइंट्स आपने निकालने को कहे थे वो उन्होंने निकाले हैं या नहीं, तो वो आप मूल्यांकन में निकलवाएंगे कि अच्छा अब आप बताइए इसमें से आप लोगों ने क्या पढ़ा। और पॉइंट उसमें ये है कि जब हम मूल्यांकन करा रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि जिस ऑर्डर में आपने पॉइंट्स नोट करे हैं वो एक एक करके मुझे बताएं। और अगर जैसे .1, .2, .3 एक ही बच्चे से निकलवाएं, और अगर वो कोई मिस करता है तो आप उसको टोक सकते हैं कि इन दोनों के बीच में पहले कोई और पॉइंट आपने मिस किया, देखिए, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर वो फिर भी नहीं कर पा रहा तो चलने दीजिए, फिर बाकियों से पूछिए इन्होंने जो पॉइंट मिस करा कोई आप बता सकते हैं। और अगर उसमें भी अगर नहीं निकल के आता तब आप बताइए कि देखिए आपका ये एक पॉइंट और ये भी था। और इसके अलावा हम मूल्यांकन करें कि उनको कितना इसमें से समझ आया। हम ये नहीं बता रहे वो सही आया या गलत आया, इट डजंट मैटर। तो हम जैसे उन्होंने बोला कि प्रयोजनभूत तत्वों की सही जानकारी, श्रद्धा के बिना दुख दूर होता नहीं, तो आप ये कह सकते थे कि आप प्रयोजनभूत तत्व का मतलब समझते हैं, अगर समझते हैं तो थोड़ा बताएं, नहीं समझते तो चलने देते उसको, ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी ग्रास्पिंग कितनी हुई है बिना हमारे बताए कुछ भी, ठीक है। तो ये है, तो उसके बाद ये संवाद शैली हो जाती है। अच्छा आप कुछ और करें, उसी को खोद खोद के उनमें से उन्हीं से ही प्रश्न के उत्तरों को निकलवाना है कि अच्छा इसका मतलब क्या, अच्छा ऐसा क्यों, सच्चा प्रयोजन क्या होता है, कोई झूठा प्रयोजन भी होता है, क्या होता है, क्या मतलब है सच्चा प्रयोजन, तो कोई बताए कोई बताए कोई बताए। तो उनमें से ही वो मतलब उनका निकलवाना कि इनको कितना समझ में आता है, ठीक है, वो सब हो गया। अब आपका टाइम आता है कि अब आप एक 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 पॉइंट ऑर्डर में लेके उसको स्पष्टीकरण में अपने आप अपनी व्याख्या करें। व्याख्या एक्चुअली वर्ड कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि जैसे ही वर्ड व्याख्या आता है हमें लगता है हमको बोल देना चाहिए व्याख्या करनी, बट दैट इज नॉट। व्याख्या हैज 3 एलिमेंट्स, जिसमें पहले मूल्यांकन है, जिसमें संवाद भी उसके बाद है, और उसमें स्पष्टीकरण, जो स्पष्टीकरण का पॉइंट है थर्ड वन, उसमें हमको अपना एक एक पॉइंट लेके उसको डिटेल में उसको तोड़ तोड़ के उसको समझाते हुए चलना है। और जब वो हो जाए, वो सब हो जी, जाए, इसमें हाँ इसमें जो स्पष्टीकरण है हमने ये तय किया था शुरुआत में ही, कि स्पष्टीकरण में बच्चों से हमें स्पष्टीकरण करवाना है। आपको अभी नहीं करना है, आप थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले आपने मूल्यांकन में मुख्य बिंदु निकलवाए, फिर जो नहीं निकाल पाया तो हमने संवाद किया और निकलवाए, और निकलवाए, और नहीं बना तो फिर एक आध आपने भी बता दिया। और उसके बाद फिर स्पष्टीकरण आया तो बच्चों से पूछना है कि इस पॉइंट में आपने क्या समझा, इसमें आपने क्या समझा, इसमें आपने क्या समझा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नंबर आता है कि अब हम समझाएं एक एक पॉइंट को लेके, तो उसको कहते हैं विचार विश्लेषण। उसको कहते हैं विचार विश्लेषण, पारिभाषिक विचार विश्लेषण, फिर भावभाषण परक और जीवनोपयोगी। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है ये 4 पॉइंट हो गए व्याख्या। हाँ, मैं ये समझ रही हूँ, इसका मतलब 4 हुए। 4 हुए, चौथा है विचार विश्लेषण। ठीक है, पहले मूल्यांकन हुआ, फिर संवाद हुआ, उसके बाद हाँ, स्पष्टीकरण हुआ, और उसके बाद विचार विश्लेषण हुआ। वो हमारा पार्ट ठीक है, है ना। मैं स्पष्टीकरण को अपना पार्ट समझ रही हूँ, नहीं, और संवाद को मैं जो कह रही हूँ वो मैं सोच रही थी कि उसमें उस स्पष्टीकरण जो आप कह रहे हैं उसको मैं संवाद में ले रही थी। हाँ, संवाद सर में तो यहाँ बच्चों। थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। बोलिए। विचार विश्लेषण और व्याख्या एक ही नहीं है? एक ही है, व्याख्या मेन पॉइंट है,
और विचार व्याख्या के विश्लेषण अंदर ही चल रहा है ये स्पष्टीकरण को सब। भी बोल सकते हैं, राइट? हाँ, क्या? व्याख्या और विचार विश्लेषण वैसे तो एक ही है ना, उनके 3 पॉइंट्स हैं, मूल्यांकन, मुझे भी संवाद और स्पष्टीकरण, राइट? हाँ हाँ हाँ। अब मुझे ये आपको क्लियर करना था सर कि आप जो बोल रहे हो ना कि स्पष्टीकरण बच्चों से करवाना है, तो हम तो एक्चुअली मुख्य बिंदु निकालवाते हैं बच्चों से, फिर संवाद भी करवाते हैं कि कोई पॉइंट छूट गया है कि ऐसा कुछ, लेकिन स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट लिखा है कि अंत में संपूर्ण पठित प्रकरण को अध्यापक द्वारा विस्तार से समझाया जाएगा। यानी अगर वो भी स्टूडेंट्स ही समझाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमको पढ़े पहले कैसे समझ में आएगा, कि पढ़ाए बिना हम क्या कैसे समझा सकते हैं। मैं इसको बाद में ले रही थी। तो 1 मिनट अपन देख लेते हैं बाकी। और मैंने जैसे कहाँ लिखा आदर्श है पाठ आपने जो योजना भी बताया है? हम देखते हैं ना सर, आदर्श पाठ योजना जो इसमें हम्म। दी गई है निर्देशिका में, उसमें भी स्पष्टीकरण में यही लिखा है, डायरेक्ट अध्यापक कथन है, प्रस्तुत पठित पाठांश को समझाते हुए अध्यापक कथन क्या बोलते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा था कि स्पष्टीकरण में जब आप स्पष्ट कर रहे हैं तो पारिभाषिक शब्दों को भी स्पष्ट करें, और उसमें ध्यान रखें कि भाव भाषण परक शब्दों को भी स्पष्ट करें, और उसमें जीवन उपयोगी बात को बताते हुए अपना स्पष्टीकरण एंड करें। तो मतलब फिर विचार विश्लेषण का कुछ है ही नहीं पॉइंट। नहीं, विचार विश्लेषण को ही उन्होंने व्याख्या में ही, मतलब व्याख्या। हाँ हाँ बोलिए ज्योत्सना जी, आपको सॉरी, विचार विश्लेषण या सामान्यार्थ विवेचन आइदर और डिपेंड करेगा आप इसको किस फॉर्म को आप यूज कर रहे हैं। अगर पद्य कर रहे हैं तो आप उसको सामान्यार्थ विवेचन कह सकते हैं। बेसिकली इसके व्याख्या इक्वल्स आइदर और। व्याख्या में या तो आप विचार विश्लेषण की करेंगे या व्याख्या में आप सामान्यार्थ विश्लेषण करेंगे। अगर पद्य है तो आप सामान्यार्थ विश्लेषण करेंगे, अगर गद्य या संवाद है तो आप विचार विश्लेषण करेंगे। और इसी के 3 ये जो पॉइंट है, मूल्यांकन, संवाद और स्पष्टीकरण, ये आप करेंगे। वो नाम बदल दिया उन्होंने बिकॉज संवाद, क्योंकि जब आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो आप अगर विचार विश्लेषण कर रहे हैं तो आप 3 पारिभाषिक, भाव भाषण परक और जीवन उपयोगी कर रहे हैं, लेकिन उसमें मुख्यता जो है वो भावों की है। और जब वो आप गद्य पद्य ले रहे हैं, कोई पोएट्री है या स्तुति है, तो आप कर तो रहे हैं स्पष्टीकरण, लेकिन उसमें भावों की मुख्यता से कर रहे हैं। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है। उसमें अगर पारिभाषिक शब्द आते हैं तो आप बताएंगे, लेकिन उसमें भाव प्रधान है आपके बताने में। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, अगर यहाँ पे किसी को करेक्ट करना हो तो मुझे यही है। मैंने क्योंकि लास्ट ईयर लिखे हुए नोट्स में भी मैंने यही लिखा है कि सामान्य अर्थ विवेचन में भावार्थ पर ज्यादा जोर जाएगा, और विचार विश्लेषण में गद्य में तीनों आएंगे, और उसमें भी वही मूल्यांकन, संवाद, मूल्यांकन संवाद तो दोनों में कॉमन है, और स्पष्टीकरण में दोनों भेद कर दिए हैं। और विचार विश्लेषण यानी गद्य में हम तीनों लेंगे, पारिभाषिक, जीवन उपयोगी और भाव भाषण, उनको हम समझाएंगे। और इसीलिए हम उसको रिपीट इतनी बार कर रहे हैं ताकि हम इस क्लास में वो पूरी तरह से लर्न हो जाए उसे। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे याद है किसी ने बोला था कि इसीलिए 3-4 बार सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, बिकॉज वो हम चाह रहे हैं कि वो डेफिनेशन से वो याद कर ले, वो जो हम भाव भाषण और जीवन उपयोगी बता रहे हैं वो समझ ले, उससे हम भी अलग अलग एग्जाम्पल्स देंगे तो उससे वो पूरी तरह से समझ जाए चैप्टर। तो स्पष्टीकरण में वही है कि क्योंकि मैंने लिखा भी है, विस्तार से संपूर्ण अध्यापकों द्वारा समझाना। ठीक है, तो इसमें पेज नंबर 9 निकालिए। प्रशिक्षण निर्देशिका में पढ़ाई जाने वाली पद्धति में प्रयुक्त सोपान। इसमें देखिए, बोर्ड कार्य, पूर्व पाठ मूल्यांकन, प्रश्नोत्तर, उद्देश्य कथन, आदर्श वाचन। अब इसमें बस अपन को उद्देश्य कथन के बाद आधार परिचय जोड़ना है। फिर आदर्श वाचन संवाद शैली में है कि गद्य शैली में है कि पद्य शैली में, जिस शैली में हो वो करना है। अनुकरण वाचन, फिर व्याख्या। व्याख्या के अंदर 2 ऑप्शन है, क और ख। तो क में सामान्यार्थ विवेचन में मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण है, और ख में विचार विश्लेषण है। तो हम ये समझ सकते हैं
कि व्याख्या के अंदर हम विचार विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक व्याख्या है। का सब पॉइंट है विचार विश्लेषण, और विचार विश्लेषण में मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण। अब स्पष्टीकरण के अंदर पारिभाषिक विचार विश्लेषण, भावभाषण परक विचार विश्लेषण, जीवनोपयोगी विचार विश्लेषण, तो ये स्पष्टीकरण के अंदर ही ये सब आएगा। ठीक है, तो व्याख्या और विचार विश्लेषण ये उसी के अंदर आएगा। मतलब व्याख्या मेन पॉइंट हुआ, उसके दो भाग हुए, सामान्यार्थ विवेचन या विचार विश्लेषण। तो अब हम चूंकि ये संवाद पाठ है, तो इसका हम विचार विश्लेषण कर रहे हैं। तो हम राइट। विचार विश्लेषण पे आए तो सीधे ये मूल्यांकन, संवाद, स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण के अंदर ही अब ये पॉइंट स्पष्ट हो गया। ये स्पष्ट, क्योंकि कुछ लोग ये कह देते हैं कि स्पष्टीकरण के अंदर हम छात्रों से करवाएंगे, फिर बाद में हम करेक्ट करते जाएंगे। तो उसको जैसे आपने ज्योत्सना जी ने बोला, संवाद में भी कर सकते हैं। क्योंकि संवाद में जो है वो उन्हीं से निकलवाना ही हो रहा है एक्चुअली, हाँ, वही ठीक है। संवाद। और हम बस पॉइंट्स निकाल रहे हैं, मतलब हम चाह नहीं रहे कि वो एक्सप्लेन करे, अदरवाइज हमारा पॉइंट ही नहीं रहेगा पढ़ाने का। वो बस वो ब्लाइंड बताएं। जो भी बोलेंगे, जितना भी गहराई में उनको हम पुश करेंगे कि आप उसके रूट तक चले जाएं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाएं ताकि उनको उसकी डेप्थ समझ में आए। पर सही है, गलत है, नहीं है, दूसरा बताए, दूसरा बताए, वो सारी क्लास बता रही है, हम अभी नहीं बता रहे। हम्म, राइट। ठीक है। सर, और एक उन्होंने चीज गलती मुझे ये की, उसको कंटिन्यू करती हूँ। जब आप ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पूछ रहे थे, उसमें भी आप 3 कैटेगरी में पूछेंगे, पारिभाषिक वस्तुनिष्ठ, भाषण परक वस्तुनिष्ठ और जीवन उपयोगी वस्तुनिष्ठ। आपने जब ये पूछा ना कि ये 7 तत्वों को जानने से क्या लाभ होगा, तो सर ने पूछा आप ये क्या बता रही हैं, तो आपने कहा भाव भाषण परक। अगर आप लाभ पूछ रहे हैं तो ये तो जीवन उपयोगी में ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्वेश्चन, है ना। और फिर आपने अगर इसको भाव भाषण परक बनाना है तो आप कह सकते थे कि खाली जानने से ही काम चल जाएगा, ये आप पूछ सकते थे। या फिर आपको कहना चाहिए था जानने से काम नहीं चलेगा, इसमें श्रद्धान भी करना पड़ेगा, ये जैसे हैं इनको वैसा ही जानना, प्रयोजनभूत तत्वों को सही मायने में जानना है। खाली जानना, जानकारी की ये होते हैं इज नॉट इनफ। तो वो भाव भाषण परक हो गया मेरे ख्याल से। आई डोंट नो इफ आई मेड माई पॉइंट क्लियर। जीव भावासन और जीवनोपयोगी तो अच्छा इन्होंने बताया था, मतलब कुछ काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। हाँ। है ना, 7 तत्व के संबंध में किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से क्या करेंगे, और फिर एक एग्जाम्पल देके जीवन में कैसे उसका यूज करें, तो वो भी अच्छा बताया था। ये तो ठीक है ना। और सर, एक चीज और मुझे बतानी थी, जो कि उनकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन मुझे ये क्लियर करना है कि उन्होंने जो आधार परिचय के बिंदु निकलवाए, तो आज शाम की क्लास में ही नितिन शांति सर ने बोला था कि उनको पूछा गया था यही पॉइंट कि हम क्या आधार परिचय में से बिंदु पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने बोला था कि हाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने बोला है कि वो तैयार करके आओ। तो उन्होंने पूछा तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हम पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतना शायद बदलना होगा कि उन्होंने जो बाद में उसकी रीडिंग करवाई, अनुकरण वाचन करवा दिया, वो शायद उन्होंने गलती की, क्योंकि अनुकरण वाचन करवाने की आवश्यकता नहीं थी। बाकी उसमें से पॉइंट तो आप पूछ ही सकते हैं ना, आपने उनको बोला है कि कल तैयार करके आओ, तो वी कैन आस्क देम अबाउट मेन पॉइंट्स आधार परिचय का। ठीक है, बाकी देखिए एक पद्धति से चलें कि हम आधार परिचय में परिचय ही बोलें और स्वयं बोल दें। ठीक है, ये तरीका भी होता है कि हम उनसे भी पूछते जाएं
कि वो तैयार करके आए कि नहीं आए, है ना। तो इसमें इनकार नहीं है, और आप अपनी पाठशाला में जब पढ़ाते हैं तो थोड़ी और आज़ादी मिल जाती है कि जैसे बच्चे हैं जिस तरह से आपको टैकल करना है तो आप उनको कर सकते हैं, कि आपने गृह कार्य दिया था तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आधार परिचय के टाइम में हम पढ़ देते हैं, कभी किताब रहती है हमारे पास तो हम उसमें से ही पढ़ के और आधार परिचय सुना देते हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन एक सामान्य अपन को इतना ध्यान रखना है कि आपको आधार परिचय आपको ही देना है, और आप दे दें, उसके बाद आदर्श वाचन के निर्देश दें। एक सामान्य पद्धति ये है ना। बाकी ये छूट है, ठीक है। आप बच्चों से भी मुख्य बिंदु पूछ लो, या बताइए उमा स्वामी आचार्य के बारे में आप क्या जानते हो, तो ऐसे करके आपने यदि किया तो वो एक छूट तो है क्लास पाठशाला के लिए, लेकिन अभी पद्धति के लिए तो सीधा आपको ही परिचय देना, ये ध्यान रखें। मेरा ऐसा सजेशन है, मैं अपने लिए सोच रही हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछने से कंफ्यूजन होएगा सुनने वाले को कि हम कौन सा सवाल कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे छोड़ दें, और जब अगले दिन आप पूर्व पाठ मूल्यांकन करते हैं तब आप पूछ सकते हैं कि कौन बताएगा कि उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था या हाँ, किस आधार चैप्टर था वो ये अच्छा मार्ग निकाला आपने, सही है। ये सही रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में जीवनोपयोगी कर रहे थे, और वहां आपने समझाना शुरू कर दिया, प्रश्न तो किया, उसका उत्तर ही मिला, लेकिन साथ में आपने और एक्सप्लेन कर दिया। इससे ये पता चलता है कि आप व्याख्या कर रहे हैं या आप प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो गया। इसलिए जब हमारा समय है व्याख्या करने का तो व्याख्या ही करें, जब हमारा समय है, क्रम है प्रश्नोत्तर का, तो प्रश्नोत्तर ही करें, ठीक है। सर आप जो बोल रहे हैं वो ही सही है कि हम आधार परिचय हमको नरेट करना है उतना रखते हैं, क्योंकि ज्योत्सना जी जो बोल रही है ना, पूर्व पाठ मूल्यांकन में अगर हम बच्चों को पूछेंगे आधार परिचय के बारे में तो वो पद्धति के अनुसार गलत हो जाएगा, क्योंकि पद्धति में लिखा है कि आपको पूर्व पाठ मूल्यांकन पारिभाषिक भावभाषण परक और जीवन उपयोगी प्रश्न के साथ करने हैं, तो वो हो जाएगा कि आपने आधार परिचय के प्रश्न पूछे, ऐसा हो आधार जाएगा। परिचय के प्रश्न पूछने में कोई समस्या थोड़ी है। तो सर वो सोपान में नहीं है ना, इसलिए। हाँ, सोपान में नहीं है, और ये भी है कि उसमें कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे आप, किसे हाँ कहते वही, हैं, क्या कहते हैं, या एग्जैक्टली। ये कहते हैं कि ये कहते हैं, है या नहीं, ऐसे कोई भी सोपान नहीं बनेगा। आप तो सीधा पूछेंगे आचार्य उमा स्वामी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, तो कहेगा तत्वार सूत्र, और उसमें कोई ऐसे वैसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो फिर भी ये पाठशाला के लिए अपन रख सकते हैं, इस तरह आप पूछो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आपकी पद्धति में नहीं पूछना। पाठ के अंदर जो अनुमितियां बांटी हैं, और जो अनुमिति पिछले दिन 2 हो गई हैं, आप उनमें से ही पूछें। ये अभी जो अपन प्रक्रिया चल रही है, ये सामान्य प्रक्रिया है ना। एक एक सिस्टम टेक्निक समझ रहे हैं कि इस टेक्निक से अपन को पढ़ाना है, तो एक रूपता रहेगी। अब ये जैसे आपने बोला कि शांति जी भाई साहब से प्रश्न किया तो उन्होंने कह दिया हाँ हाँ, बिंदु उसमें से भी निकलवा सकते हैं, तो वो अलग बात है, कर सकते हैं, लेकिन ये आप अपनी पाठशाला में करें, हाँ वो एक्सेप्शनल केस हो जाएगा, यहाँ है पे ना। एक ही फॉलो कर। हाँ हाँ, यहाँ तो आप एक रूपता रखें। देखो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन परीक्षा लेने के लिए जो बैठेंगे वो दूसरे बैठेंगे। तो आपने यदि मैंने कह दिया हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, उनको लगेगा कि ये नहीं कर सकते, और आपने सामान्य पद्धति का उपयोग किए बिना आपने कुछ और अलग अलग हट के कुछ किया, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अभी आप एक सामान्य पद्धति जो है उसको फॉलो करिए, बाकी आपकी पाठशाला में, आपकी कक्षा में, है ना, जो आप बराबर है। सुविधाजनक हो उस तरह से आप पढ़ा सकते
सर और एक बात पूछनी थी। आज शाम को जो संयम जी ने आखिरी में कहा कि कल के वो अन्विति तैयार करनी है, वो लिखित नहीं ना, वो जस्ट ओरल प्रैक्टिस के लिए बोला ना उन्होंने? हाँ, मैंने आपने जब प्रश्न व्हाट्सएप पे प्रश्न किया तो मैंने कंफर्म किया, तो कोई पाठ योजना नहीं दी गई है। सिर्फ आगे के प्रैक्टिस पाठ के के लिए लिए। बताया होगा कि उनकी अन्वितियां बांटिए, उनके मुख्य बिंदु ओके। निकालिए और तैयारी करिए, है ना। बाकी अभी आपको ये ही जमा करनी है, आत्मा परमात्मा। तो अभी मेरे पास 3 किस किस की आ गई है। एक तो खुशी जी, और कुछ लोगों ने मुझे कल के लिए बोला है, और सर किसी ने मेरी मिल एक गई पार्ट आपको? भेज दिया है। हाँ ज्योत्सना जैन के नाम से मेरी मिल गई। हाँ 3 पार्ट्स में भेजी थी। हाँ हाँ हाँ। किसी किसी ने ऐसा पार्ट में भेजा और कहा अगली मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ, अगला हाँ, पार्ट में थोड़ी देर। वो मेरा ही है क्योंकि हाँ, वो सर ये तो 30-30 पेज 40-40 पेज लिखे जा रहे हैं मेरे तो। मैं खुला खुला लिखती हूँ बड़ा बड़ा। तो अब उनको स्कैन करते करते मेरा तो फोन जाम हो गया। नहीं, आपको एक्चुअली ज्योत्सना जी पीडीएफ ऐप डाउनलोड करनी है सिर्फ। नहीं, और उसमें स्कैनर में है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है। लेकिन फिर भी अब इतनी फोटोज और इतने एप्स और इतनी चीजें रहती हैं फोन में, तो बट वो भी छोड़ो, वो लिखना 40 पेजेस बन गए जब मैंने फोटो सर लेनी। हाँ, वो लिखना बहुत लेंदी हो जाता है। सबको कंडेंस करती, पर इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको दोबारा साफ साफ लिखूं। तो मैंने तो सर को अपनी रफ हैंड राइटिंग में भेज दिया। सर कभी लगता है कि थियरी एग्जाम में बाकी सर इतना। निपट लेंगे। सर माथा मारेंगे अपना कि भाई सर इन्होंने क्या लिखा होगा। ये डोंट वरी। अन्विति सर। आपको छूट दे दी है अध्यात्म जी ने कि आप पाठ योजना टाइप करके भी भेज सकते हैं। एग्जाम में ये जो 2 अन्वितियां आएंगी तो लिखना बहुत ही पड़ता है, मतलब। और विचार विश्लेषण में तो हर एक में हम उदाहरण दे ऐसे लिखते ही जाते हैं, हाथ दुख जाता है। नहीं तो आपको मैंने बताया था, कल भी बताया था कि जब आप अभी तो पाठ योजना की 2 दिन को डिवाइड करके 2-2 अनुमिति में बना रहे हैं, है ना। वो फाइनल जो पेपर होगा कम समय रहता है। यहाँ तो पूरे 2-3 दिन आपको मिल रहे हैं, तो आराम से लिखते रहिए। उसमें आपको फिर छूट दी जाएगी कि अगले दिन में एक ही अनुमिति में आप पूरा कर दो। सर लेकिन पूरा कर दे तो ही अब पोर्शन तो उतना अन्विति में ही बढ़ेगा ना, तो विचार अब विश्लेषण आपको में मैंने तो कल उतना ही बताया रहेगा। था कल बताया था कि आप जैसे मुख्य बिंदु जितने भी निकले और जितने को आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो उनमें से आप एक पॉइंट को अच्छे से उदाहरण द्वारा समझा दें। उसके बाद वाले पॉइंट्स में आप उदाहरणों की हिंट्स लिख दें कि ठीक इस है। उदाहरण से समझाएंगे, इस उदाहरण से समझाएंगे, है ना। उदाहरण ये, उदाहरण वो, उदाहरण ये, नाव का उदाहरण, मतलब इस हम्म। तरह से हिंट्स लिखते जाएं तो हम्म। आपको कम लिखना पड़ेगा और परीक्षक को समझ में आ जाएगा कि इनको ध्यान है कि पहले पॉइंट की तरह अन्य पॉइंट को भी, अन्य बिंदुओं को भी इसी तरह स्पष्ट करना ठीक है। है ना। तो आपके पेज थोड़े कम हो जाएंगे। जहां जहां पूर्वत है, पहली अनुमिति में तो आपको सब कुछ लिखना है। दूसरी अनुमिति में बहुत सारा पूर्वत होता है कि इसमें ये किया जाएगा, इसमें ये किया जाएगा, तो वो पूर्वत लिख देते हैं अपन। और ऐसे अगले दिन में भी ऐसे होता है, बहुत से पॉइंट्स पहली अनुमिति में भी हम पूर्वत लिखते हैं, दूसरी में भी पूर्वत लिखते हैं, बहुत सारी चीजें। तो जो पहले आ गया और सेम का सेम वही का वही लिखना है तो उसको हम पूर्ववत करके लिख देते हैं, है ना। तो ऐसे आपके पेज भी कम होंगे, लिखना भी कम पड़ेगा, और पद्धति पूरी हो जाएगी पाठ योजना। ये आपको कल बताया था मैंने, तो आप हम्म। उसका आप आगे इस्तेमाल करें। ओके। अब आप समझाने की तो कोई सीमा नहीं है, आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, लेकिन इतना आप सोचिए कि 40 पेज क्या आप पढ़ाएंगे बच्चों को। नहीं सर,
आपकी बड़ी थॉट्स बड़ी राइटिंग होगी। ये मैंने स्पष्टीकरण अपनी उसमें लिख दिया और कई एग्जाम्पल को लेके सारा ही जितना पोर्शन था अन्विति का पूरे का स्पष्टीकरण लिखा, तो इसलिए वो पेज ज्यादा हो गए। ठीक है, तो लेकिन आगे से ध्यान रखिए। जब तक मैं दूसरे दिन की दूसरी और तीसरी अन्विति पे पहुंची तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक ही दे के बाकी लिख दूं कि इसमें भी ऐसा ही करूंगी। फिर मतलब लिख दिया। ऐसा ही होता है, पहली अन्विति में हम बहुत डिटेल में लिखते हैं, फिर दूसरी में थोड़ा कम, और फिर तीसरी में समझ में आता है कि इसको ही शॉर्ट करें, लेकिन फिर भी वो एक हद से ज्यादा शॉर्ट नहीं हो पाता, वो एक्सप्लेनेशन जो उदाहरण करना होता है वो। बिल्कुल ठीक है प्रभा जी। सर एक रिक्वेस्ट है, आपको जो भेजी है मैंने सर बाकी उसमें प्रभा जी की बात बहुत चाहिए, अच्छी थी। उसमें क्या मैंने कमी है। सबकी बताएंगे, आप निश्चिंत रहें। मैं इसको प्रिंट आउट निकलवाऊंगा और उसको चेक किया जाएगा, और उसके बाद आपकी गलतियां जो भी रही होंगी वो बताई जाएंगी, आपके सुझाव भी दिए जाएंगे। सामान्य सुझाव मैंने दे ही दिया, आगे भी ठीक। और बताएंगे। ठीक है, और भी कुछ रह गया है क्या? ठीक है, तो हाँ प्रभा जी, आप कुछ फरमाना चाहती? मैं तो भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आप क्या इतने सारे। कंफ्यूजन है बताइए। अच्छा, आपने वो पेज 9 बोला, मेरे तो किताब में किताब वाला पेज 12 दिख रहा है। तो कोई जो बात आप नहीं, बता, तो आप हाँ मैं निकालिए। पाठ योजना, प्रकरण, उद्देश्य, अच्छा सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, उद्देश्य कथन, तो ये पूर्व ज्ञान जो है ये वो है क्या पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस? पूर्व ज्ञान कहाँ है? मूल्यांकन और पूर्व ज्ञान सेम है पूर्व कि? ज्ञान, पूर्व पाठ मूल्यांकन दो अलग अलग चीज है। इसमें पूर्व पाठ मूल्यांकन क्यों नहीं आया? पूर्व ज्ञान का मतलब है, नहीं प्रभा जी, आपकी हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी में देख रहे हो मैं आप? बोलूं, कॉपी किसने भेजी थी? ज्योत्सना ने भेजी कि पिंक किताब वाली, वो मैंने मैंने प्रिंट। हाँ, आपको हाँ भेजी कॉपी थी है ना, ना। कैसे भेजी थी? उसमें तो मुझे ये उसी पूर्व में ज्ञान है ही नहीं। कई चीजें मैच ही नहीं खा रही हैं जो आप लोग बोल रहे हो, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो गया। अरे आप तो कंफ्यूज ही हो, हम क्या करें अब? सर वो आप जो, अरे प्रभा जी आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें मैंने एक पेज पहले ही ये सोपान है जो लाइन में दिए हैं विदाउट डेफिनेशन, सिर्फ नाम के। मैंने आपको फिर से पीडीएफ भेजी थी और उसमें ये सब था। अब ये सामान्य पारिभाषिक शब्द है 10 नंबर पेज पर, मतलब आप पेज नंबर अपने आप से देख लो। मिसमैच है, मेरे 10 पेज पे तो दिखा रहा है आज हमें ठीक ऐसे योग अध्यापकों की आवश्यकता है। ठीक है ठीक है। तो अभी हाँ अभी मैंने आपको भेजी थी एक निर्देशिका, एक दोनों बार ग्रुप आप में डाली। पर्सनल पे भेज दीजिए सर, ताकि मुझे पता चलेगा कौन सी करेक्ट हाँ, किताब है। नहीं आपको उसके आगे जाना है प्रभा जी, उसके आगे जाना है। जो पिंक उसके बुक आगे है, सोपान है दिए गए हैं, वो सॉफ्ट कॉपी में थोड़े पेजेस में डिफरेंस होता है ना। पूरे अच्छा, हाँ सिर्फ सोपान पढ़ाई जाने वाली पद्धति के हाँ, प्रयुक्त सोपान ही क्योंकि है लिस्ट। शुरू वाले पेज थोड़ी के नहीं आते हैं उसमें, तो मैं तो इसीलिए है हुआ प्रभा पेज जी। जो आगे जाइए। बात कर रही हूँ मैं, पीडीएफ का पेज नहीं बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो जो आगे किताब बढ़िए ना, थोड़ा एक दो पेज पलट लीजिए प्रभा जी। आगे आगे, जाएंगे तो मिलेगा। हाँ, एक दो पेज पलटिए आगे, हाँ हाँ जहां वही तक तो मैं लिखा हो। पलट के जो 12 नंबर के पेज पे आया था उसमें ठीक है, लिखा है क्या लिखा है हेडिंग? प्रयोग में आने वाले प्रमुख पारिभाषिक शब्द निम्न प्रकार हैं। हाँ, अच्छा, तो ये पारिभाषिक शब्द हैं, फिर सोपान कहाँ है? ये इसी के ये जो लिखा है ना, पढ़ाई जाने वाली पद्धति में प्रयुक्त सोपानों का विश्लेषण, ये अलग है। एक और सेकंड, वो कहाँ पर है? ऊपर देखिए बोर्ड कार्य के ऊपर क्या लिखा है? पेज नंबर बताइए थे। अरे आप फिर पेज नंबर बताओ, आप आप कहेंगे सात जैसे मैं। सात से आगे जाओ ना। मैं जो देखो, जो किताब जो भी पेज मैंने प्रिंट किया है उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में पेज नंबर दिया हुआ है। तो मैं जो ये हाँ पढ़ा रही हूँ प्रयोग अगर में आप आने, को होस्ट बना दे तो मैं शेयर स्क्रीन करके दिखा सकती हूँ उनको। मैं मेरा शेयर स्क्रीन कर देती हूँ, मुझे कोर्स को होस्ट बना दो।
सबको को होस्ट बना दें। सबसे पहले किसको बनाऊं? मैं दिखा प्रभात देती हूँ किताब में क्या मुझे दिख रहा है, ताकि अगर मेरे पास गलत किताब है तो पहले वो सॉल्व हो जाए। जी, आइए स्क्रीन पर। देखिए, मैं ये किताब, ये पिंक वाली किताब है। अच्छा, इसमें मैं कैसे देख रही हूँ कि आगे एक जाए। सेकंड। हाँ, थोड़ा ये ऊपर देखो, आइए। यहाँ 12 नंबर नीचे का पेज नीचे लिखा है नीचे ना, ये वाला पेज मैं पढ़ रही नीचे थी। जाइए, नीचे थोड़ा और आगे करते जाइए। इसमें तो ये आगे आ करते जाइए। हाँ, रुकिए रुकिए बोला। ये वाले, ठीक है। ये पुरानी कोई पुरानी पीडीएफ है कोई। ये सोपान है, ये पुरानी है। हम्म। अगर हाँ, तो इसमें प्लीज मुझे नई पीडीएफ भेज दीजिए। ठीक है आगे, ठीक है। नहीं मैंने देखे हैं। नहीं, आगे इसमें है ही नहीं वो, देखो। हाँ, आप ऊपर मैंने ऊपर देखी जाइए, थोड़ा सा ऊपर। आप आगे चलते जाइए। देखो, पाठ योजना, फिर प्रकरण, फिर हाँ, ये उद्देश्य, वो कहाँ आगे है जो पूर्व। नहीं सर, प्रभा जी इज राइट। एक्चुअली हमारे बुक में जो लिस्ट है ना सोपानों का, वो पेज इनमें नहीं है। मैंने भी पीडीएफ आपकी दी हुई खोली है, आपके में आगे है लेकिन एक सेकंड ज्योत्सना जी, एक सेकंड। आप में है प्रभा जी, लेकिन विद द डेफिनेशंस है, इसलिए आपको वो सिर्फ नाम चाहिए ना, तो वो आपके में नहीं है वो पेज। तो आपको मैं फोटो भेज देती हूँ लेकर के। ठीक है। आप थोड़ा आगे जाए। आगे क्या है? नहीं है, वो नहीं है, मैंने पूरा देखा है ज्योत्सना, इसमें नहीं है। देखो, और वो प्रॉपर है ही नहीं जो हमें, मतलब आगे एक बार और, थोड़ा और आगे देखो, जाए। ये अब देखो, ये ठीक है है। ना, हाँ, ये कौन इसके बाद क्या है? है? ये बोधगम्य और प्रश्नोत्तर आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, वस्तुनिष्ठ। पेज और आगे हाँ, जाइए। तो इसके बाद ये आ गया, क्या बोलते हैं, पूर्व पाठ और आगे मूल्यांकन, जाओ कहाँ ना। गया? ये देखो, ये पूर्व। अरे, पर और आगे नहीं, इसको मैं पढ़ूं कैसे? नहीं ये नहीं, इंस्ट्रक्शंस ही गलत लग रहे हैं मुझे तो। थोड़ा और आगे जाओ, थोड़ा और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे जाओ। देखिए प्रभा जी, मैंने ये तो आपको बाल बोध आ पिक्चर्स गया। भेज दिए हैं। एक ही पेज, दो पेज जो आप में नहीं है आपकी पीडीएफ में, वो लिस्ट का पिक्चर इमेज आपको आपको भेजती हूँ। आध्यात्म सर की जो वो लिस्ट में भेजी है ना फोटो, उसमें सारे सोपान ऑर्डर में है, आप उससे देख लो। हम्म। नहीं, मैंने भेज दी अभी। ठीक है। उन्होंने भेजा था कि कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चों का, तो उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो क्या क्या ऑर्डर में देख रहे हैं। ठीक है सर, अब लीव होंगे ठीक है। कि ओके। अब करना है? प्रभा जी, हाँ, आपके अब पास फोटो? अब क्या ज्योत्सना जी को भी को है बनाऊं क्या? आपके पास दिख रहा है क्या वो? हाँ, नहीं, ये आप किताब स्क्रीन। ज्योत्सना जी ने ही मुझे भेजी थी। अच्छा, अगर कोई वही है। बेटर कॉपी वर्जन है तो वो मुझे भेज दीजिए पर्सनल उस पे। ये तो जो क्लास में शेयर हुई है उसी का वर्जन है। ये देखिए, ये सर ने ही तो भेजी थी ये। अम, ये 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 निर्देशिका सर ने भेजी थी। ये हाँ, नई तो कॉपी है। एक वाली किताब पे कोई दो अलग अलग वर्जन तो नहीं है ना ज्योत्सना? मैंने तुमने जो भेजी वो डाउनलोड की थी, मैंने मुझे यही वो। भेजा। हम्म। इसमें पाठ योजना है, संबंधी ज्ञान है, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, आदर्श है। बोली नहीं अभी क्या? दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन, राइट? नहीं दिख रहा है तुम्हारा स्क्रीन, तुमने अगर किताब खोली वाला नहीं दिख रहा है, उस पर टैप हाँ, करना वो नहीं पड़ेगा। दिख रहा है। ये आप ओके, पहले व्हाट्सएप हटाइए। अभी दिख रहा है? व्हाट्सएप हटा के डाउनलोड्स में जाइए। नहीं, अभी दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं दिख रहा है। नहीं, नहीं। स्क्रीन तो दिख रहा है लेकिन व्हाट्सएप दिख रहा है।
तो प्रभा जी आपको अनडू करना पड़ेगा अपना स्क्रीन। इसमें लिखा है 1 पार्टिसिपेंट कैन ओनली शेयर 1 एट ठीक अ है, टाइम। मैं अब ये डिसेबल किया हुआ है मुझे स्क्रीन शेयरिंग, तो नहीं, मैं मैंने पता तो नहीं उनको हटा स्टॉप ही दिया कैसे ना। करूँ। वो तो डिसेबल ही हो गया, तो मेरा नहीं दिख रहा है फिर। होस्ट नहीं बनाया अभी, आपको को होस्ट बनाना पड़ेगा फिर उसके बाद। नहीं, मैंने बना दिया ना। आप तभी तो स्क्रीन शेयर कर रही हैं। आप ये हटाइए पहले व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से ही निकाल रही हूँ ना सर। नहीं, व्हाट्सएप को आपने ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ से हटाइए और डाउनलोड में जाके खोलिए। पहले ये हटाइए व्हाट्सएप, अब फिर से स्क्रीन शेयर पे वो वहां से आएगा आपकी। पीडीएफ वाली विंडो पे क्लिक करके फिर शेयर स्क्रीन करो। डाउनलोड से ही खोल रही हूँ। ये दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ, पहले डाउनलोड को खोल नहीं के नहीं, और अभी तुम वो स्क्रीन पे करिए, चली जाओ जहाँ किताब है, करके फिर से शेयर स्क्रीन करो। वहीं पे हूँ। ओके नहीं दिख रहा, शेयर नहीं है। चलो। तो अभी मैंने वापस आपको हटा दिया है और मिताली जी को बना रहा हूँ। क्योंकि नहीं, वो मैंने प्रभा जी को भेज दी है पीडीएफ नई वाली। आप स्क्रीन शेयर करेंगे 2 मिनट? हाँ ठीक है भैया, मुझे बना दिया क्या? करिए। मृदु जी क्या कर रही हैं? मोबाइल मत चलाइए अभी। विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों पर मेरी दृष्टि है। अब कैमरा ऑफ करके रखेंगे तो दृष्टि नहीं बनेगी। दिख रही है ना भैया स्क्रीन मेरी? हाँ, हाँ दिख रही। ये वाली पीडीएफ मैंने अभी भेज दी हाँ, है मृदु को और ये प्रभा जी ग्रुप को में भी सब। डाल दीजिए इसको। हाँ, शायद मैंने ग्रुप में भी हाँ भेज प्रभा जी, यही है हमारे पास। देखिए इस मैंने पे भी यही 9 भेजी पेज पे होगी ना। है। एक मिनट, इसमें क्या मैंने अभी है? ग्रुप पर भेज दी भैया। ये मुझे जो ये यही सॉफ्ट वाली, कॉपी अब आई है, ग्रुप में आई है, कहाँ आई है ये? आपके पर्सनल पे भी भेज दी प्रभा जी और अच्छा, ग्रुप पे भी। वेरी गुड, थैंक यू। कौन से ग्रुप में भेज रहे हो? मैंने वो प्रशिक्षण वाला जो संयम भैया ने बनाया था ग्रुप, मैं उसमें भी कर दूंगा। पीतराग विज्ञान मैंने यही ये वाली तो वाला। भेजी थी। ये मुझे अध्यात्म जी ने भेजी थी और मैंने सब आप लोगों को भेजी है ना। इस वाले इसमें ग्रुप पर भेज। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। इसमें यही डिफरेंस है ना कि वो 2 पेजेस मिसिंग है, खुशी जी, राइट? अब आप हाँ वो उसको पुरानी वाली को हटा दीजिए प्रभा जी, और यही ठीक है। वाली रखिए अपने पास। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कौन से पेज हटाए नहीं हटाए क्या किया। छोड़ दीजिए, आप वो वाला हटा ही दीजिए, ये वाली आप अपने पास रखिए। आप पिछली वो कर दीजिए, डिलीट कर देना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रिंट आउट तो नहीं निकलवाया ना आपने? निकलवा निकलवा लिए? लिया। तो चेक कर लीजिए इस पीडीएफ से, और जो पेज उसमें नहीं हो वो बस आप प्रिंट करा लीजिए। तो ये 2 पेजेस का ही डिफरेंस है सर, आप 2 बस तो पेजेस ठीक। ही एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकलवा दीजिए, बाकी सबका हाँ, सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक। ओके। जय जिनेन्द्र। भैया कल कौन सा अब पाठ करना बाकी है लोग मुझे? कल पढ़ाएंगे। ठीक है, राजश्री जी कल पढ़ाएंगी और मिताली जी भी कल पढ़ाएंगी। कौन सा ठीक पाठ है। लेना है भैया कल? कल कल आप 7 तक तो अभी पूरा नहीं हुआ। एक मिनट बता सकते। 7 तत्व ही ले लूं क्या? या तो मैं एक काम करता हूँ सर कल, एक सबसे पहले मैं सट आवश्यक समझा दूंगा और उसके बाद उसी के आधार से आपसे पढ़वा दूंगा, ऐसा भी कर ठीक सकते है, ठीक है, हाँ ठीक है। हैं ना। सर तो एक सीधा हम प्रश्न है। पढ़वाई क्यों नहीं लेते हैं सर? सटाफट सब तो वैसे जानते ही है ना, तो टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं सोच रही थी। अब पढ़वा लें। हाँ, सीधा पढ़वाई हम, मतलब हमसे ही पढ़वा लीजिए। कल हाँ। ठीक है, सर कल आप कल लोगों से दूसरा पढ़वा लैपटॉप लेते हैं। लाइएगा। जो रह जाएगा वो पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। सर हाँ, दूसरा लैपटॉप लाइएगा, आप दिखे वैसा। नहीं, इसमें सेटिंग चेक करा लूंगा मैं। अ, भैया ये पार्ट छोटा है इतना, तो इसको भी 4 अन्विति में ही डिवाइड करूं क्या?
इसमें 4 अनुमिति दो में, पेजेस ही है। हाँ पहली अनुमिति में तो एक क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अपन 2 अनुमिति में बांट लेते हैं, 2 अनुविधि में ना, ठीक है 2 या 3 जितनी बन जाए। ठीक है। पहली अनुमिति में जहां तक अपने 2-3 क्वेश्चन बन जाए वहां तक ले लेना, जी जी है ना। और अगली अगली अनुमिति एक और फिर लास्ट, या फिर 2 जी अनुमिति में अपन पार्ट को बांट लेते हैं। ठीक है भैया। सरल भी है और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, फिर भी कोशिश हाँ करते हाँ हैं। मैं भी और निकालूंगा, आप भी निकालिए, ठीक है। जी भैया और ठीक है। कम से कम 3 तो हों। ठीक, ओके। अब ज्योत्सना जी को और क्या कहना ऐसे है? तो 6 की बात है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं 2-2 ऐसे करके ना। नहीं, अब पर आप, उसका कंटेंट उतना है नहीं हमारे पास। एक एक जो क्वेश्चन है ना उसमें प्रभा जी अच्छा बताएंगे कि कितने अनुमितियां में बांटेंगे और कितने मुख्य बिंदु निकलेंगे और कितने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। और आपको जो प्रभा जी के नंबर पे मिताली जी ने शेयर किया है ना, उसी नंबर पे आप अपने पॉइंट्स वगैरह सब कुछ शेयर कर देना उनको, तो उनको पता चल जाए कि कितनी अनुमिति आप बना सकती हैं। ठीक है। नहीं नहीं, उनको ही करने तो, वो मुझे नहीं करना। सर मेरा टर्न हो गया। हाँ हाँ ज्योत्सना जी। सर एक प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अम, अगर हमें कोई स्पेसिफिक चैप्टर चुन लें पहले से और हम अपने तैयारी करके रख लें, तो कौन कौन से चैप्टर होंगे? आप नंबर बता सकते हैं कि हम अपनी अभी नहीं बताए जाएंगे, अभी नहीं बताए जाएंगे। 2-3 दिन पहले 5 चैप्टर बता दिए जाते हैं, उन 5 में से ही करना होता है। आपकी पसंद से कोई भी नहीं चलता है कि आपको तो, आप सोचेंगे मुझे तो सट आवश्यक ही पढ़ाना है, ऐसा नहीं चलेगा। तो सट पहली आवश्यक बुक यदि 5 में आएगा, 5 पाठों में सट आवश्यक होगा तो आप पढ़ा सकते हो। सर लेकिन फिर एग्जामिनर ऑन द स्पॉट जो बोलेंगे उनको वही हाँ पढ़ाना वही पड़ेगा ना। नियम तो यही है, यदि आपने कहा नहीं ये नहीं हमें ये पढ़ाना है तो 2 नंबर कट जाएंगे। नहीं, तो वो 5 कौन से हैं? अभी थोड़ी बताएंगे, अभी तो ओ आप सारे पाठ तैयार करिए, और अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास अभी भाग 2 है और 3 भी है, तो फिर आगे के स्पष्ट रह जाएंगे। तो अभी हम कल सटावश्यक और उसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सटावश्यक आप लोग पढ़ा देंगे, उसके बाद कर्म आ जाएगा, है ना। कोशिश करेंगे कर्म हो जाए, फिर 2 पार्ट अपन संक्षेप में कर लेंगे। 2 कहानियां हैं, है ना, उनकी मुख्य मुख्य बातें हम आपको बता देंगे। और फिर 12 भावना है, और हम भाग 2 पे चलेंगे फिर। ठीक है। सर जय जिनेन्द्र। जय जय। ये कोर्स में ओके तीनों पढ़ाने सारे चैप्टर्स? जी, प्रभा जी, अभी तो चलिए हफ्ता ही तो जय रह गया। जिनेन्द्र। चलो जी। बंद करें, कल मिलते हैं।